हेलो जिद्दी विद्यार्थी। और आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही है टू स्कोर 149 मार्क्स इन यूपीएससी प्रिलिमिनरी पेपर 1। आफ्टर दैट ये टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिद्दी विद्यार्थी मेंटरशिप जो है वो किस तरीके से इफेक्टिव रही है बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2022 के सीएससी एग्जामिनेशन में टॉप किया है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आफ्टर दैट क्या सोर्सेज होने चाहिए हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ये हम जानेंगे। प्लस कितने मॉक सॉल्व करने चाहिए, मॉक्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाए जाने चाहिए, टारगेट एरियाज क्या होना चाहिए आपके लिए, तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आफ्टर दैट मैंने दो प्लान प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए जो 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स टिल 25 मई। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहे जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो यहां पर ये टाइम जो है पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। हो सकता है इट मे वर्कआउट फॉर यू टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। देन देयर इज दिस रिवीजन ट्रैकर, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में और ट्रैक रखने में आपके शेड्यूल को, आपके प्लानिंग को बहुत हेल्पफुल होगा। मेंस के लिए भी है और प्रीलिम्स के लिए भी है, तो इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आफ्टर दैट नोट मेकिंग के दो फॉर्मेट हैं, ठीक है, यहां पर जो कि प्रीलिम्स के लिए हैं। तो प्रीलिम्स के लिए दिस इज फर्स्ट फॉर्मेट, आफ्टर दिस सेकंड फॉर्मेट, दिस इज सेकंड फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, एंड लास्टली दिस इज द प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ विद्यार्थी एजुकेशन। तो इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा। और इसी के साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, सो दैट फर्दर अपडेट्स आप तक लगातार बनी रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारी बुक्स जो हैं वो हमें कौन कौन सी पढ़नी रहेंगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है पूरी तैयारी में कि हमें पढ़ना कहां से है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि हमें कई बार क्लियर नहीं होता है कि किताबें कौन सी यूज करें ताकि यूपीएससी का पहला स्टेज जो है वो क्रॉस हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट स्टेज ही जो है वहां से ही एलिमिनेशन का राउंड स्टार्ट हो जाता है, और इसके लिए वहां पर सीरियसनेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की सब्जेक्ट जो है यहां से अराउंड हर साल 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये 15 to 18 क्वेश्चंस कई बार 20 भी जाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है आर एस शर्मा जी के द्वारा लिखी गई किताब है। ये अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स है। लेकिन अगर किसी वजह से आपने ये नहीं पढ़ा है और तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी हुई है तो देन इट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अभी होगा क्या ना कि खाली एक बुक कोई भी सफिशिएंट नहीं है हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तो हम मल्टीपल सोर्सेस का यूज करेंगे बट इन ए वेरी रिफाइंड मैनर, ताकि एक बुक हम पढ़ लें और उसके बाद एडिशनल जो भी हम सोर्सेस को रेफर करें तो वहां से सिर्फ हम काम की चीजें ही नोट करें। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आपने सिर्फ एक रिवीजन दिया है किसी भी सोर्स को, तो दूसरे सोर्स पे जाते ही आपको हर एक चीज नहीं लगेगी। तो बहुत जरूरी होता है कि हम एक सोर्स को अच्छे से पढ़ें, उसके मल्टीपल रिवीजन दें, उसके बाद जब नए सोर्स की तरफ जाएं तो वहां से सिर्फ वही चीजें नोट करें जो कि पहले वाले सोर्स में हमारे नहीं थी। तो अगर मैं बोलूं आपको कि अगर एशियन में से आपने आर एस शर्मा या फिर तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी कोई भी एक पढ़ी हुई है तो यू शुड रिवाइज इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बिफोर मूविंग टू अनदर सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सिमिलरली इट गोज फॉर मेडिवल हिस्ट्री। इसमें सतीश चंद्रा जी की एनसीईआरटी अगर उर्दू वाली आपने पढ़ी है देन इट्स फाइन। अदरवाइज अगर तमिलनाडु बोर्ड रेफर किया हुआ है देन इट इज आल्सो फाइन, बिकॉज यूपीएससी में इन दो सोर्सेस से कॉन्टिन्यूअसली सवाल आते रहे हैं। लेकिन क्या सवाल सिर्फ यहीं से आते हैं, क्या क्वेश्चंस सिर्फ यहीं से पूछे जाते हैं? ऐसा नहीं है। अभी इसमें और सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं आपका, तो उसमें थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 1 and 2 जो नई एनसीईआरटीज है तो वहां से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि आप पहले इनको बेस बनाइए, जब इनका रिवीजन अच्छे से हो जाए तब जाके हम किसी और सोर्स पे जाएंगे, अदरवाइज हम तुरंत नहीं जाएंगे, पहले इसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो स्पेक्ट्रम आईपीएस राजीव अहीर जी के द्वारा लिखी गई किताब है, अच्छा सोर्स है। क्योंकि प्रीलिम्स में हमको जो फैक्ट्स चाहिए होते हैं तो कई बार वो हमको बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी से नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम को रेफर करना वुड बी वर्दी ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं ना कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम को पढ़ने से आप काफी हद तक सोर्सेस को कवर कर लेते हैं, और आप में से मेजॉरिटी लोग इस समय इसको रेफर कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में जो जीके का लूसेंट है, अगर मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करूं जो लेटली यूपीएससी में भी पूछा जाने लगा है पिछले 2-3 साल से, और जैसा कि 2023 का पैटर्न है तो उसमें तो कम से कम जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता हो वो हार्डकोर पता हो, मतलब उसमें कोई डाउट ना रह जाए।
बहुत सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर लर्न करनी पड़ेंगी बाय हार्ट, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये खाली और खाली लूसेंट जो बुकलेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट एंड मेडिवल आपको पढ़ना रहेगा, इसके सिवा और टॉपिक्स या सब्जेक्ट उस किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एंशिएंट और मेडिवल के लिए, क्योंकि फैक्चुअल जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो आप स्पेक्ट्रम से ऑलरेडी कवर कर रहे हो। तो अगर मैं ओवरऑल सोर्सेज की यहाँ पर बात करूं तो आप सबसे पहले क्या है, तमिलनाडु बोर्ड या आर एस शर्मा में से कोई एक बुकलेट जो आपने पढ़ रखी है, सेम गोज फिर मेडिवल इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री एंड देन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री वन बुक स्पेक्ट्रम वुड बी देयर। इसके साथ में जो है जब ये आपने रेफर कर लिया तो फैक्चुअल नॉलेज के लिए आपको लूसेंट को पढ़ना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है, क्योंकि आप ना सिर्फ यूपीएससी का पेपर लिखते हैं, कई बार आप स्टेट पीएससी में भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो आपको काफी मदद करने वाली है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने यहां पर लिख रखा है ना बिपिन चंद्र से बनाने के लिए, थीम्स ऑफ हिस्ट्री से बनाने के लिए, यानी कि जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी तो ये इसलिए बोल रखा है मैंने यहां पर, यह मेंशन कर रखा है क्योंकि जब आप ऊपर वाले सोर्सेस को कवर कर लें तो बाकी के सोर्सेस से सिर्फ उतनी ही चीज नोट करिए जिससे जो अगर एनसीईआरटी से इन वाली बुकलेट से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सके वहां पर। That's why you need to go to these sources in the last. Initially आपको जो ऊपर वाले सोर्सेज है सिर्फ उनको रेफर करना है। आफ्टर दैट ये घटना चक्र का मैंने स्पेसिफिकली दो जगह मेंशन किया है, ज्योग्राफी के लिए और हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर घटना चक्र एक बुकलेट आती है, इसको कंसीडर तो वैसे स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए किया जाता था, लेकिन यूपीएससी में इसका रेफरेंस, इसका जो वो है इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ये क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं इसके अंदर दिए हुए, और जनरली जो भी पीवाईक्यूज हैं अक्रॉस नॉर्थ इंडियन पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट पीएससीज हैं प्लस यूपीएससी का जो पेपर है वो सारा का सारा इसमें सॉल्व मैनर में दिया जाता है, और इससे आपकी लर्निंग फास्ट हो जाती है। क्योंकि इनिशियली हमें सारे के सारे पेपर जो है वो इसलिए नहीं देने कि हम अपने को जज करें, सिर्फ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ गिविंग पेपर इज टू लर्न फ्रॉम देम। तो मॉक टेस्ट पेपर से हमें सीखना भी है लगातार, और सीखने के लिए ये घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत महंगी किताब नहीं आती है बाजार में, एक बार लोगे आप, लेकिन इससे लर्निंग जो है आपकी वो बहुत ही डीपर लेवल पे चली जाएगी एज फार एज दिस हिस्ट्री सब्जेक्ट इज कंसर्न्ड। प्लस इसके साथ में मॉक टेस्ट पेपर आपको लगातार लगाने रहेंगे। तो आपको ये देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन वी गॉट टाइम, हमारे पास 4 महीने का टाइम है, अभी 4.5 महीने का, और बहुत सारे लोग आप में से पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन होता क्या है कि कई बार आपका 2 अटेम्प्ट हो गया है, 3 अटेम्प्ट हो गया है, 4 अटेम्प्ट हो गया है, प्रीलिम्स नहीं निकला है, या अनसर्टेनिटी आपके मन में बनी रहती है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उन सारे कंडीशंस में जो है आप कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट पेपर लगाते हो, लेकिन इसके साथ में ये सोर्सेज भी इसी ऑर्डर में अगर प्रायोरिटी देकर आप प्रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट अच्छा होगा। बिकॉज आई यूज्ड टू डू दैट, मैंने पहला एक बेस बना लिया, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बेस बना लिया, उसको बहुत अच्छे से किया, उसके बाद जो है मल्टीपल सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किए along with these घटना चक्र बुकलेट्स फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो इससे जो है आपका जब क्वेश्चन आता है ना तो आपके दिमाग में लगातार इंफॉर्मेशन बनी रहती है और वो सॉल्व करने में बहुत मदद करती है। फिर इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेजॉरिटी ऑफ यू आर रेटिंग नितिन सिंघानिया बुक, जो अपने आप में एक अच्छी किताब है, इसको आप रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई लोड नहीं है। उसके साथ में जो है अगर आप इसकी जगह कोई और भी फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है। जैसे कि हिस्ट्री की, हार्डकोर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो एंशिएंट मेडिवल में एक स्टैंडर्ड बुक है पूनम दलाल जी की, तो वो किताब भी बहुत सारे बच्चे रेफर करते हैं, वो भी एक अच्छा इंफॉर्मेटिव सोर्स है। बट एट द सेम टाइम नो सिंगल बुक इन हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट इज सफिशियंट। तो इसलिए जरूरी है कि इसमें एक सोर्स को बेस बनाया जाए, एक स्टैंडर्ड बुक जो आप फॉलो करते हैं उसको बेस बनाया जाए, उसके बाद उसके मल्टीपल रिवीजन के बाद जो है दूसरी जगह से एड ऑन किया जाए। तो आर्ट एंड कल्चर में भी आप जो है अगर सिंघानिया जी को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका खुद का सोर्स है तो वो करिए, प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत सारे दीजिए। फिर ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो 11th की जो 2 बुकलेट्स हैं, 2 एनसीईआरटीज, वर्ल्ड फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों हाईली रिकमेंडेड है, हाईली इंपॉर्टेंट बुकलेट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं। लेकिन अब जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो जनरली कॉन्सेप्ट जब पूछे जाते हैं तो लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। अगर जनरली आपके लैंड के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि ये लैंड है, इसके वेस्टर्न एरिया में ये करंट चलती है, ईस्टर्न में ये चलती है, तो जनरली अभी यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जो ओशियन है आपके, इसके ईस्टर्न एंड पे करंट्स ऐसे चलेंगी, जो कि लैंड यहां पर है अगर आपका, तो ये इसका वेस्टर्न हो जाता है एरिया, ठीक है, और ओशियन के वेस्ट पार्ट में जो कि लैंड का ईस्ट पार्ट होगा, तो यहां पर कैसे होगा, तो यानी कि
एनसीईआरटीज में जब सॉल्यूशन दिया गया है या कंटेंट दिया गया है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, वो लैंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोई चीज। बट यूपीएससी क्या करता है, थोड़ा सा उसको मॉडरेटली चेंज कर देता है, वो ओशियन के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्शन बदल देता है और वहां पर कंफ्यूजन होता है। तो बेहतर होगा, ये आप क्वेश्चन अभी रिसेंटली पाएंगे, पिछले 2-3 साल के अंदर पाएंगे, और इसलिए हमें समझना जरूरी है कि क्वेश्चन ऐसे बहुत टफ नहीं पूछ रहा है यूपीएससी। थिंग इज कि वो जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, जो थॉरो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एनसीईआरटी के बार बार रिवीजन से आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये एनसीईआरटी हाईली इंपॉर्टेंट है एज फार एज ज्योग्राफी सब्जेक्ट इज कंसर्न। इसके साथ में 12th की एनसीईआरटीज है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड ह्यूमन सेटलमेंट, दो अलग अलग बुक्स हैं, इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अंदर बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फिर जो अगर मैं इस पे डाउट आपका क्लियर कर दूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए 6th से लेकर 10th तक की जो एनसीईआरटीज हैं, ये तभी पढ़ेंगे हम जब इसको हम मल्टीपल रिवीजन दे चुके हो। उसमें से सिर्फ हम उतनी ही चीजें पिक करते हैं जितने से कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सके। इसलिए मेरा बहुत विश्वास है कि डेली बेसिस पे सवाल जो है एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस यू मस्ट सॉल्व। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट पेपर की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए वो मैं ब्रीफ करूंगा आपको अभी, लेकिन उसके पहले जो है ये एनसीईआरटीज की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको मल्टीपल रिवीजन के बाद ही आप जाएंगे 6th 7th और 8th क्लास पे। होप दिस इज क्लियर नाउ। एटलस की मैपिंग, ये आईआर में जो न्यूज होती है उसकी मैपिंग करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, या रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर कैसे है उसकी मैपिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एटलस जरूर से रेफर करिए कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पे लोकेटेड है, नेशनल पार्क कहां पे है, टाइगर रिजर्व कहां पे है। फिर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी जैसे वेस्ट एशिया इस समय फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, ताइवान में भी नए इलेक्शन हुए हैं तो वहां पर भी लाइक वो ईस्ट एशिया भी एक फ्लैश पॉइंट रीजन है, फिलीपींस वर्सेज 9 डैश लाइन की वजह से चाइना वर्सेस ऑल द ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये जो मैप है, मैप में पॉलिटिकल मैप जरूर से आप बहुत थॉरली पढ़िए, क्योंकि हर साल 2 से 4 नंबर जो हैं वो डायरेक्टली सिर्फ पॉलिटिकल मैप से सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके सिवा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भाई फिजिकल चीजें जो फिजिकल मैप के थ्रू सॉल्व हो सकती है, माउंटेनियस रीजन हो गए या वॉल्केनिक रीजन हो गए, उसके बारे में कहीं से घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ लें। तो यहां पर जो है मैप को बहुत थॉरली करना है। वो लेक्चर्स में अभी लेने वाला हूं करंट अफेयर्स के, तो उसमें भी आप देख पाओगे, आगे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे सभी के लिए। लेकिन आप कहीं से भी कर रहे हो, मैपिंग थॉरली करिएगा। ज्योग्राफी का मैप उठा के, चाहे ऑक्सफोर्ड की बुक हो या ओरिएंट ब्लैक स्वान की बुक हो या ज्योग्राफी थ्रू मैप्स हो, कोई भी बुकलेट आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको थॉरली करिए। इसके बाद इसमें भी घटना चक्र आपको लगानी है, प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट इसमें भी लगाने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, वो आगे मॉक्स कैसे सॉल्व करने हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। फिर फर्दर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इसमें 3 सोर्सेस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, या तो श्रीराम आईएएस की बुकलेट आप फॉलो कर रहे हो, या शंकर गणेश जो कि एक आईआरएस ऑफिसर है उनकी लिखी हुई किताब आप फॉलो कर रहे हो, या मृणाल सर की किताब आप फॉलो कर रहे हो। तो ये 3 बुकलेट जो है, इससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन काफी हद तक ईजी हो जाते हैं सॉल्व करना। आप हो सकता है खुद के किसी क्लास नोट्स को फॉलो कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो सोर्स में दिक्कत नहीं है। थिंग इज कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व प्रीलिम्स क्वेश्चन आउट ऑफ दैट और नॉट। कई बार होता क्या है कि हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, तो नोट्स आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है कि भाई प्रीलिम्स के सवाल उससे हल हो रहे हो तो ही वो नोट्स जस्टिफाइड होंगे। अदरवाइज दीज 3 सोर्सेज आर गुड, आप इनमें से कोई भी एक रेफर कर रहे हो दैट्स फाइन, और नहीं कर रहे हो तो अपने सोर्सेज पे एक बारीक नजर बना के रखिए कि भाई इससे मॉक टेस्ट के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी इस इकोनॉमी सब्जेक्ट की जो सेक्शनल टेस्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व हो रहे हो। प्लस इसमें 15 मॉक टेस्ट आपको कम से कम सॉल्व करने हैं। ठीक है, कम से कम 15 मॉक टेस्ट, जैसे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हो, उसके साथ एटलीस्ट 10 पेपर्स आप सॉल्व करिएगा, यानी हजार क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। वैसे ही इकोनॉमी में आप 15 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, 1500 क्वेश्चन कम से कम। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जो ये डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, जैसे कि इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटी, यू में से कि कुछ करंट का आता है और कुछ वैसे स्टैटिक आता है, लेकिन ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाईली डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या तो कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ लेंगे या फिर जो करंट में इंफॉर्मेशन होगी वो पूछ लेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास करंट अफेयर्स जो है यानी मॉक टेस्ट पेपर आपने अच्छे से लगा रखे हैं, तो रीसेंट वन सारी जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो काफी हद तक कवर हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में ज्यादा विश्वास रखता है, वो उसमें ज्यादा पॉजिटिवली इंफॉर्म करता है हमको चीजों के बारे में। तो अगर हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो किताबें हैं खाली, तो वो कहीं ना कहीं मिसफायर कर सकती हैं। पेपर जरूर से लगाने हैं। पेपर से हमारा लर्निंग एक्टिविटी जो है, दिमाग का रिकॉलिंग कैपेसिटी जो है, जो आप रिकॉल करते हो ना लगातार, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इस पे क्या ए होगा, बी होगा, क्या ऑप्शन हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है इस टॉपिक का, तो वो आप लगातार सोचते हो,
वो सोचने में जो हेल्प मिलती है आपको, ठीक है, वो पेपर से ही मिल सकती है, बगैर सॉल्व किए पेपर नहीं निकलता है। तो मॉक टेस्ट पेपर आप जरूर से सॉल्व करिए, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लगाइए, क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक तरीके से माइंडसेट वाला पर्सन जो होगा वो पेपर बना रहा होगा और उनकी एक टीम होगी, तो उनका एक सोचने का नजरिया है। जब आप 3 से 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हो तो उससे क्या आइडिया मिलता है आपको? पहली चीज कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है उसको आप समझ पाते हो, ताकि जो माइंडसेट होगा यूपीएससी का पेपर बनाते टाइम तो वो कंप्लीटली अलग होगा इनसे, ठीक है। तो अगर आप ये 4-5 तरीके से चीजों को हैंडल करना सीखोगे तो कल को यूपीएससी में जब पेपर आएगा तो आप बहुत नई चीजों के लिए आप रेडी रहोगे। वहां पे आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक कोचिंग पे अगर विश्वास करोगे तो वहां पर एक डाउट हो जाता है कि भाई अगर ये तरीका आता है हमें तो आता है, नहीं आता तो क्या करें। इससे बेहतर क्या होगा, अगर मल्टीपल मॉक टेस्ट पेपर्स आप लगाते हो अलग अलग कोचिंग के, तो मल्टीपल माइंडसेट्स जो फ्रेम कर रहे हैं पेपर को उससे डील करने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है। तो मेक श्योर इकोनॉमी में, पॉलिटी में, साइंस में, एनवायरनमेंट में, इसमें लगातार आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। नेवर रिलाई ऑन सिंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट। इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, यहां पर लक्ष्मीकांत बाई फार बाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है पॉलिटी को पढ़ने के लिए, और अभी भी बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, बहुत ही क्रेडिबल बुक है, इसको आप पढ़िए। और इसके साथ में इसके भी 10 से 12 मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करिए। साइंस की अगर मैं बात करूं, 9th क्लास की एनसीईआरटी आप देखिए, यहाँ पर 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों को पढ़ने के लिए इसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स में हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, साइंस के यानी बायोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। टेक्नोलॉजी हमें करंट अफेयर से करना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल स्टैटिक है, जनरल साइंस है, वो हमें एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। तो दैट इज पॉइंट 1 की एनसीईआरटी 9th क्लास की करनी। इसके साथ में मेजॉरिटी ऑफ यू मिस वन इंपॉर्टेंट क्रूशियल यूनिट ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 12 बुकलेट, ठीक है। तो चैप्टर 12 में जो है क्लास 12 की जो बायोलॉजी बुक है उसमें यूनिट 8 जो कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों यूनिट्स को जरूर से पढ़िए। आप सभी लोग एनवायरनमेंट के अंदर जब फॉलो करते हो तो आप लोग क्या बोलते हैं कि 12th क्लास की जो एनवायरनमेंट वाला इकोलॉजी वाला बुकलेट है वो आप बाजार से ले आते हो और पढ़ लेते हो। दैट इज यूनिट 10 ऑफ द सेम बुकलेट। लेकिन इसका यूनिट 8 और यूनिट 9 कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इससे एज इट इज लाइन बाय लाइन सवाल आ रखा है आज से 3 से 4 साल पहले इस बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से, जब उन्होंने इसके बारे में कुछ तरीके के एलिमेंट्स के बारे में जिक्र किया था और पूछा था ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जुड़ा हुआ कुछ था। लाइन बाय लाइन सवाल पूछा था इस यूनिट से उन्होंने, और इसी में जो ह्यूमन वेलफेयर है इससे भी सवाल आ चुका है। तो बेहतर क्या होगा, यूनिट 8 और यूनिट 9 जनरल साइंस पढ़ने के लिए, बायोलॉजी पढ़ने के लिए, इस पे भी जरूर से ध्यान दीजिए। क्लास 12th की है, खुद के पास नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल होती है ई ज्ञान कोश से, यानी कि गवर्नमेंट की एनसीईआरटीज हैं, तो फिर वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज मेरे वाले चैनल पे पड़ी होंगी तो वहां पर आप देख सकते हैं। फर्दर 15 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, इसमें भी अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो मैंने रीजन बताया इकोनॉमी के लिए, सेम गोज फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। यहां पर भी एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट पेपर लगा के जाना अलग अलग इंस्टीट्यूट के, सो दैट यू प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, जिससे कि मतलब आप किसी भी तरीके का पेपर आएगा तो यू विल बी इन कैपेसिटी कि बच्चा ठीक है ऐसा आया तो इसमें ये सेट ऑफ दिमाग लगाते हैं, तो आपका दिमाग हॉरिजन जो है, मतलब दिमाग जो है आपका खुलेगा इससे कहीं ना कहीं सॉल्व करने में, ठीक है। तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन मल्टीपल टेस्ट पेपर, सेक्शनल टेस्ट पेपर्स यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट। एनवायरनमेंट की बात करता हूं, यहां पर अगेन जो एक सोर्स अभी तक बना हुआ है वो अच्छा सोर्स है, शंकर आईएएस हो गया या पीएमएफ आईएएस। ये जनरली किताब एस्पायरेंट्स के बीच में पॉपुलर भी है और आप सबको पता भी है कि अच्छा सोर्स है। इनमें से कोई भी एक आप रेफर कर सकते हो सकता है कोई और भी सोर्स आ रखा हो मार्केट में जो आपने रेफर किया हो, तो अगर वो आपके लिए काम कर रहा है, आपका स्कोर आ रहा है, यू कैन गो विद दैट। अदरवाइज दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। आई फॉलोड शंकर लॉन्ग बैक, तो अभी पीएमएफ नया आया हुआ है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट, मतलब ऊपर से मैंने देखा है बट थोरो लर्निंग नहीं की है इसके थ्रू मैंने कभी भी, ठीक है। तो आई एम नॉट अटेस्टिंग टू दिस पर्टिकुलर पीएमएफ बुक, बट एट द सेम टाइम आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ते हो एंड बुक लुक्स डिसेंट टू मी, मतलब ऊपर से मैंने थॉरली देखा हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा बिताया इसके साथ में कि क्या क्या दिया है, तो अच्छा कंटेंट कवरेज है इसके अंदर, तो इट माइट बी हेल्पफुल टू यू। तो आप पीएमएफ शंकर में से कोई भी आप पढ़ लो, इसमें भी आपको पेपर लगातार सॉल्व करने हैं, तो मेक श्योर कि इसमें भी एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करके जाइए। सी साइड की बात करते हैं, प्रिपेयर ऑल 27 मैथ्स, ओके ठीक है।
इसमें जो है मैंने कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स एक पीडीएफ अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसमें कुछ 27 टॉपिक्स हैं, तो वो टॉपिक्स जो मैथ्स के हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो वो आप वो सेट ऑफ टॉपिक्स जो हैं, प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए सी सेट को सॉल्व करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, कुछ टॉपिक्स हैं मैथ्स के, क्वांट के, एलआर के, उनको सॉल्व करना है। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर लिखे होने चाहिए। उसके बाद उसका फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे, फॉर्मूला नोट डाउन करने के बाद आप जो है उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे कि डाइवर्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट में कम फ्रॉम दैट टॉपिक, तो वो आपके पास सॉल्व होने चाहिए। तो एक सीसैट का फ्रेश बुक बनाइए और उसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर करते चले जाइए। तो डेली बेसिस पे जो आगे प्लान में मैंने दिया हुआ है, डेली बेसिस पे भी आप प्रिपेयर करोगे तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। डू नॉट थिंक कि ओवरनाइट सीसैट खत्म होगा, ये डेली बेसिस पे 1 आवर टू 1.5 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए। आज से कल से चालू करोगे तो डेफिनेटली मार्च 20 तक, मार्च एंड तक आपका सीसैट बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। जो आप में से ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को भी हीट काफी फील हो रही है आज की डेट में, ठीक है, सीसैट के पेपर में, क्योंकि पेपर टफ आ रहा है। तो मेहनत करने की जरूरत है। अगर डेली स्ट्रिंजेंटली एंड कंसिस्टेंटली आप देते रहोगे टाइम तो सीसैट में ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। इट इज ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस, मैथ इज ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करो, तो प्रॉपर एक बुकलेट बनाओ, फॉर्मूले नोट डाउन करो, पेपर सॉल्व करना, लेकिन बाद में क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। जब वो हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा तो धीरे धीरे करके सारी चीजें वहां पर हो जाएंगी। ये 27 मैथ्स के टॉपिक जो है मैंने अपने चैनल पर पीडीएफ इसका दे रखा है, तो यहां से आप देख सकते हैं, और बाकी भी इंस्टीट्यूट बहुत सारे इसको देते हैं, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। लेकिन वो टॉपिक्स सारे के सारे मैथ्स के कवर करना इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर यू डू दैट। फिर उसके बाद सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में राइट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निक क्या होती है, जनरली बच्चे पता तो होता है लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट मी ब्रीफ यू अबाउट इट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के कि इसके मतलब क्या चीज आपको जाननी है कॉम्प्रिहेंशन में से। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखने के बाद जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन में जाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन में मेक श्योर कि अगर क्वेश्चन 1 से जुड़ी हुई, उसके ऑप्शन से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको दिखता है तो आप उसी टाइम पे वहां पे नंबरिंग कर दो कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, तो जहां जहां जिस क्वेश्चन से जुड़ी हुई चीजें दिखती है आप वहां पे उसकी नंबरिंग कर दो। अगर डायरेक्टली कोई लाइन आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछते क्या है, या तो सेंट्रल आइडिया पूछते हैं पैसेज का, या फिर ऑथर क्या कहना चाहता है ये पूछते हैं, या फिर कोई लाइन दे देते हैं और उसका मतलब पूछ लेते हैं कि पैराग्राफ में इस पे क्या मतलब निकल रहा है। तो ओवरऑल अगर ये चीजें पूछी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स दिए हुए ऑप्शन में, एबीसी ऑप्शन में जो दिया है क्वेश्चन के बाद, तो वो चीजें उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी पैसेज में, तो आप वहां पे नंबरिंग कर दीजिए कि क्वेश्चन 1 से जुड़ी हुई चीज यहां पे दी हुई है। फर्दर अगर एज इट इज कोई चीज मिल जाती है तो यू कैन यूज हाइलाइटर। हाइलाइटर यूज करने से क्या होगा, ये आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाइलाइटर को यूज कर सकते हैं पैसेज पे। तो पैसेज को अगर आप कलर कर दोगे तुरंत फ्लोरेसेंट हाइलाइटर से या किसी भी हाइलाइटर से, तो तुरंत ही आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है वो फास्ट हो जाएगा वहां पर, वो आप तुरंत ही लोकेट कर पाओगे। अच्छा, पहले का ये यहाँ पे दिया था, ये यहाँ पे दिया था, क्योंकि सारी चीजें प्रिंटेड है, उसके बीच में से खोजना कोई चीज, तो पेन एक लेवल का गुड मार्कर है, यह हाईलाइट करता है, लेकिन हाइलाइटर इज एक्चुअली हाइलाइटर, ठीक है, तो उससे क्लैरिटी आ जाती है। तो ये तरीके से क्या होगा कि आप तुरंत कनेक्ट बिठा पाओगे, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोबारा 2-3 बार वो लाइन पढ़ोगे तो उससे मैसेज एक क्लियर होगा और आप सही आंसर तक पहुंचने में सफल हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का तरीका यही है, पहले क्वेश्चंस करने हैं, फिर पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ते टाइम ही आपको चीजों को सॉल्व करना है। फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है ये जून 2023 से लेके 20 अप्रैल 2024 तक करना है आपको, तो इस पे मेहनत करिए, और इसके लिए मैं लेक्चर्स लूंगा अपने चैनल पर, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिए। मैक्सिमम एस्पायरेंट्स के साथ में हो सकता है इसी वीडियो से उनको बहुत सारी आइडिया मिल जाए, बहुत सारा आइडिया मिल जाए कि कैसे पेपर को हैंडल करना है, क्योंकि आप लोग तैयार सभी लोग कर रहे हो, तो एटलीस्ट बाकी लोगों में भी ये बात पहुंचे कि भाई करने के सही तरीके क्या है, क्योंकि सब लोग कॉम्प्लेक्सिटी के चलते बहुत सारे पोटेंशियल एस्पायरेंट्स जो कि मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट हो सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए तैयारी छोड़ देते हैं क्योंकि उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। और मैं एक्चुअली कई लोगों को जानता हूं, मेरे साथ के बहुत लोग रहे हैं जो अच्छे टैलेंटेड रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार प्रीलिम्स में मिस करने की वजह से उनका ओवरऑल मेंस का तैयारी, ऑप्शनल का तैयारी, वो सबका सब धरा का धरा रह जाता है। तो मेक श्योर ये आप जो वीडियो है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनकी लर्निंग में इजाफा हो सके और उनको कोई चीजें परेशान कर रही है तैयारी से जुड़ी हुई तो उसको वो लर्न कर सकें।
फिर टेस्ट पेपर्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो टेस्ट पेपर जो है इस समय मार्केट में बहुत सारे आ रखे हैं, इसमें से ही आपको लगाना है। फोरम हो गया, विजन हो गया, इनसाइट्स हो गया, नेक्स्ट आईएएस हो गया, वाजीराम हो गया, दृष्टि इज देयर, ऐसे करके मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ओनली आईएएस इज देयर। तो इन इंस्टीट्यूट में से जिसका आपको सूट करे, बट आई विल से कि ये जो टेस्ट पेपर है इसमें से वही जो ऊपर मैं बात बोल रहा था कि मल्टीपल कोचिंग्स के लगाने हैं। कोई भी आप पिक करिए, लेकिन किसी एक पे स्टिक मत रहिए, मल्टीपल कोचिंग के टेस्ट पेपर सॉल्व करिए और सब्जेक्ट स्पेसिफिक करिए। फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स जो है आपके, वो आप अराउंड 20 मार्च 15 मार्च के बाद से रोज का रोज लगाते रहना, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन लगाना फुल लेंथ टेस्ट। अभी के लिए जरूरी क्या है कि एक एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप लर्न करिए चीजों को और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट पेपर्स दीजिए। इसके बाद डेली क्विज की बात करता हूं। डेली क्विज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली क्विज, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका जो है बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो जनरली व्हाट आई फाउंड द बेस्ट इज लाइक इनसाइट्स के, फोरम आईएएस के, आईएएस बाबा के, इनके जो डेली क्विजेस हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है तो डेली क्विज में क्या होता है कि डेली न्यूज़पेपर से प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, ठीक है, रोज की न्यूज आती है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से न्यूज़पेपर से पूछे जाने वाले सवाल यूपीएससी के पेपर में तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं रेप्लिका होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो सॉल्यूशन में इंफॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, क्विजेस को सॉल्व करके, वो इंफॉर्मेशन आपको काम आती है कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मेक श्योर कि आप इनसाइट्स, फोरम, आईएएस बाबा, इनके कॉम्बिनेशन से या इन तीनों के सवाल अगर सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोशिश करो एटलीस्ट एक को तो टारगेट करो ही इसमें से, ठीक है। इनसाइट्स 5 क्वेश्चन देता है डेली के, आईएएस बाबा 5 क्वेश्चन देता है, फोरम 10 क्वेश्चन देता है। तो इनमें से कोई भी आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। और इन फ्यूचर हो सकता है और भी इंस्टीट्यूट हैं जो क्विज दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हो, तो आप उनको भी करिए, लेकिन डेली क्विजेस आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से हियर। तो मेक श्योर आप उसके साथ में जाइए। क्विज को नोट मेकिंग का एक इशू रहता है यहाँ पर कि नोट मेकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्विज में नोट मेकिंग की अगर मैं कहानी बताऊं यहाँ पर, तो नोट मेकिंग जो है कई बार लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेक श्योर यू गो फॉर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या, मोबाइल के अंदर ही आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट 2 तरीके से लिया जाता है, जनरली हम सभी को पता है कि हम साइड में जो लॉक बटन होता है और वॉल्यूम को घटाने वाला बटन होता है, हम लोग दोनों बटन प्रेस करते हैं तब स्क्रीनशॉट लिया जाता है। लेकिन एंड्रॉयड स्टोर में, प्ले स्टोर में या आईओएस एप्लीकेशन, उन सब में स्क्रीनशॉट के बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वो फ्लोटिंग बटन एक आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा। तो व्हेनेवर यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट, ठीक है, मोबाइल पे आप पढ़ रहे हो, आपने सवाल को अटेम्प्ट किया, 5 क्वेश्चन क्विज के सॉल्व किया आपने, क्विज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने तुरंत ही उसका सॉल्यूशंस को देखा। सॉल्यूशन देखते टाइम आपको लगा ये इंफॉर्मेशन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने वो फ्लोटिंग बटन पे बस प्रेस किया। इससे आपकी तैयारी जो है वो हैसल फ्री हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अदरवाइज साइड से बटन आप करोगे तो स्क्रीनशॉट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार नहीं कर सकते, कभी कभार का तो ठीक है। अगर डेली लर्निंग में ये चीज करनी है तो आप स्क्रीनशॉट उससे लीजिए। फॉर एग्जांपल आप द हिंदू पे, इंडियन एक्सप्रेस पे या किसी न्यूज़पेपर पे या किसी कोचिंग की वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहे हो, आपको लगा कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कैसे सेव करोगे? तो अगर स्क्रीनशॉट वाला वो बटन फ्लोट करता रहेगा, आप जस्ट उसको टच करिए, स्क्रीनशॉट ले लेगा वो। इससे क्या होगा, वो गैलरी के एक पर्टिकुलर फोल्डर में लगातार सेव होता चला जाएगा, और वो फोल्डर को आप ब्रेकफास्ट करते टाइम, लंच करते टाइम, डिनर करते टाइम, शाम की चाय पीते टाइम, टहलते टाइम, वो बस स्वाइप कर करके आप रिवाइज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इससे लर्निंग आपकी बहुत फास्ट हो जाती है। आई डिड दैट, स्कोर्ड वेल, और ये खाली एक ही स्कोर नहीं है, 120 के ऊपर और भी बार स्कोर आ रखा है मेरा, तो मुझे पता है कि ये किस तरीके से आया है। जो बता रहा हूं एक्चुअली ये काम करता है। मोबाइल में बहुत तेजी से रिवीजन करना पॉसिबल हो जाता है, और अगर आप मोबाइल छोड़ रखे प्रीलिम्स के चक्कर में तो भी कोई बात नहीं है, आप हाथ से बना सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा नोट मेकिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में मैंने ब्रीफ कर रखा है, तो आप उससे भी लर्न करके अपने नोट्स को बना सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बुक्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि कौन कौन सी बुकलेट्स आपको कैसे फॉलो करनी है। इसके बाद जो है, अगर मॉक्स की मैं बात करूं तो मॉक्स मैंने ऊपर आपको देखिए बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता देता हूं। इकोनॉमी में 15 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, मैंने बताया अलग अलग कोचिंग के। सेम गोज फॉर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में घटना चक्र जो है एक अच्छी बुकलेट है, और यहाँ पर बायोलॉजी पार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में न सिर्फ जनरल साइंस होती है बल्कि बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट भी घटना चक्र के अंदर दिया होता है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो अगर जनरल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कहीं पर, तो वो यहां से कवर हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वो यहां से कवर हो जाएगा। तो ये लर्निंग का एक अच्छा सोर्स होता है कि क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करना। तो स्टैटिक जो पार्ट होता है वो यहां पर अच्छे से कवर हो जाता है। इसके साथ में एटलीस्ट मैंने देखिए ऊपर 15 मॉक टेस्ट बोले थे, तो यहां पर 10 लिख रखे हैं, तो 10 से 15 के बीच में, चूंकि यहां पर घटना चक्र भी सॉल्व करनी है, तो आप 10 एटलीस्ट कोशिश करिए कि सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, रिसेंटली न्यूज में अगर क्वांटम से जुड़ा हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया,
जो रैंडम तरीके की साइंस के इश्यूज चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी से इश्यूज चल रहे हैं, जो आज की डेट में 21st सेंचुरी में हकीकत है, अगर उससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा तो मॉक टेस्ट पेपर में आप इसको ना सिर्फ अटेम्प्ट करोगे मॉक टेस्ट में, बल्कि इसका सॉल्यूशन देख के पोटेंशियल यूपीएससी का सवाल भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इससे जरूरी है कि आप इसके साथ में बढ़िए आगे। फिर हिस्ट्री में मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया यहाँ पे कि एटलीस्ट 10 पेपर लगा के जाइए, 5-3, और ये 11 पेपर मैंने यहाँ बताए अलॉन्ग विद घटना चक्र, तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा। ज्योग्राफी में अगेन मैंने ऊपर बता दिया था, घटना चक्र प्लस 8 to 10 मॉक टेस्ट पेपर्स। पॉलिटी की बात करूं, एटलीस्ट 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर आप देके जाइएगा अलग अलग कोचिंग के। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट मॉक्स, वी आर नॉट श्योर कि इस बार बिकॉज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है या नहीं आने वाला है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी शायद ये रिलीज नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो इसके ऊपर भी पेपर में मतलब डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर मॉक टेस्ट पेपर आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो वो आप लेकर सॉल्व कर सकते हो। 100 क्वेश्चंस ओनली ऑन इकोनॉमिक सर्वे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ना सिर्फ इस साल का, चाहो तो लास्ट ईयर के भी जो इकोनॉमिक सर्वे के पेपर आ रखे हैं मॉक टेस्ट पेपर, तो एटलीस्ट वो 2-3 आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, उससे भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, क्योंकि 1 से 2 सवाल ये थोड़ा सा पीछे का जरूर पूछते हैं, और हो सकता है वो पोटेंशियल एरिया इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाए यहाँ पर। प्लस इसके साथ में गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, तो एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट पेपर ये भी लगा लेना। जो स्कीम बेस्ड टेस्ट पेपर होते हैं, इससे आपकी लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगी। प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स, ये 10 मैंने लिख रखा है, लेकिन 10 to 20 मॉक टेस्ट पेपर्स कोशिश करिएगा जितना मैक्सिमाइज आप कर सके। तो मॉक टेस्ट पेपर मैक्सिमम नंबर ऑफ लगाने से फुल लेंथ टेस्ट, वो आपका ओवरऑल आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसा है अगर फुल लेंथ टेस्ट में, क्योंकि ये सेक्शनल है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट आपकी अप्रोच को शेप करते हैं कि ओवरऑल अगर हर सब्जेक्ट का पेपर दिया गया, क्वेश्चन दिए गए, उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो यहां पर फुल लेंथ टेस्ट से आप काफी कुछ सॉल्व कर पाओगे। तो इसको लगाना है, लेकिन इमीडिएट लगाना है तो आई वुड से नॉट इमीडिएटली, डेली बेसिस पे नहीं। डेली बेसिस पे मैं आगे एक प्लान सजेस्ट करने वाला हूं, उसको फॉलो करिएगा। सेक्शनल टेस्ट पेपर्स लगाइएगा, उससे लर्निंग आपकी बहुत इंप्रूव होगी, ट्रस्ट बहुत इंप्रूव होने वाली है। फिर फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो है आज से 1 महीने बाद से आप स्टार्ट कर सकते हो, फरवरी अंत से स्टार्ट कर सकते हो। तब तक क्वेश्चन पेपर डेली लगाने हैं आपको, लेकिन सेक्शनल लगाने हैं, जिससे कि आपकी लर्निंग एनहांस तो हो, लेकिन फुल लेंथ का बर्डन ना आए। क्योंकि सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं है, मान लीजिए नंबर कम आएगा, डिमोटिवेट हो गए, उससे बहुत फायदा नहीं होने वाला। ओवरऑल ये सब करके जब फुल लेंथ लगाओगे, तब ऑटोमेटिकली तुम्हें दिखने लगेगा कि नंबर भी आ रहा है, और जो वीकनेसेस रह गई हैं, जैसे कि रीडिंग मिस्टेक हो गई, जैसे कि 2 घंटे में पेपर कई बार सॉल्व नहीं होता है, आप पढ़ नहीं पाते हो या रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो वो सारी चीजें सॉल्व होने लगेंगी। आफ्टर दैट पीवाईक्यू लगाना मोस्ट लाइक ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आप पढ़ नहीं सकते। लगाना कैसे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीवाईक्यूज जो है, आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़िए उसके इमीडिएटली सॉल्व मत करिए, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, आप उसके पिछले 10 से 20 साल के पेपर देख लीजिए। लेकिन सॉल्व आप कब करेंगे, जब आपने ठीक ठाक पढ़ लिया है, मतलब आप अपनी तैयारी में प्रीलिम्स की आ गए हैं, और उसके लगभग 15 दिन बाद से, प्रीलिम्स की तैयारी के 15 दिन बाद से आप जो है पीवाईक्यूज लगाना चालू करिए, और प्रॉपर 2 घंटा बैठ के लगाइए। क्योंकि जो अप्रोच है यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करने की, वो प्रॉपर उसी टाइम फ्रेम में दीजिए। जैसे ये सेक्शनल टेस्ट में बता रहा हूं यहाँ पर, इस अप्रोच में मेरी अभी कुछ देर पहले ही अपने एक स्टूडेंट से बात हुई, उसका कॉल आया, महाराष्ट्र का है, एंड ही टोल्ड मी कि लास्ट ईयर तक उसके पॉलिटी में जो है वो कितना गया है स्कोर, 100 के ऊपर कभी नहीं गया है। ठीक है, और इस बार उसका जो मिनिमम स्कोर, उसने 6 मॉक टेस्ट लगाए हैं, क्योंकि मैंने उसको मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत बोल रखा था, उसका प्लान प्रिपेयर किया था, उसके अकॉर्डिंगली ही वाज प्रिपेयरिंग। तो पॉलिटी अभी उसका चल रहा है, 6 मॉक टेस्ट लगाया उसने, मिनिमम उसका स्कोर किया है 110। तो यानी ही इज लाइक कि सर अभी लगाने की जरूरत है क्या, एंड आई वाज लाइक डेफिनेटली लगाना है। हाँ, पॉलिटी अगर आपने 6 लगा लिए हैं तो डेफिनेटली किसी और सब्जेक्ट का लगाइए, लेकिन डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो पिछले साल उसका 100 नहीं गया था स्कोर, और उसने बहुत एफर्ट्स मारे थे, सिंसियर स्टूडेंट है, तैयारी अच्छी है उसकी, लेकिन इस बार उसका जो मिनिमम स्कोर पॉलिटी के सेक्शन में गया है वो 110 गया है। अदरवाइज इज लाइक 125, 130, 40, 135 ऐसे करके इसको स्कोर आया है। तो अब ये चेंजेस कहां से आ रहे हैं, क्योंकि अगर सही अप्रोच लगाई जाए तो क्या नहीं किया जा सकता है किसी भी स्फेयर में लाइफ के, और सेम गोज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहां पर भी आपको अप्रोच सही रखने की जरूरत है। तो इसी तरीके से ये जो सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, इसमें एक अप्रोच जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो क्या है, जब भी पेपर सॉल्व करिए तो 50 क्वेश्चंस आपके
1 घंटा मत लीजिए इसको, आप 35 मिनट से 40 मिनट्स में सॉल्व करिए और 100 क्वेश्चंस जो हैं आपके ये 70 टू 75 मिनट्स में सॉल्व करिए। रीजन क्या है, आप 100 क्वेश्चन में 2 घंटे बैठेंगे, अब 2 घंटा आप बैठ गए, उसके बाद क्या, उसके बाद आपने जो है प्रॉपर एनालाइज किया, सब कुछ किया, कई क्वेश्चन नहीं आते होंगे क्योंकि अभी नेसेंट स्टेज में हो, शुरू किया है तुमने, तो अभी तो लर्न कर रहे हो ना। तो अगर वही 70 टू 75 मिनट्स में आप सॉल्व करोगे जल्दी जल्दी, तो रिमेनिंग टाइम जो डेली बेसिस पे आप बचा रहे होगे ना अपना 50 मिनट 60 मिनट, वो आप सॉल्यूशंस को रटने में लगा सकते हो, सॉल्यूशंस को पढ़ने में लगा सकते हो, सही आंसर्स को मार्क करने में लगा सकते हो, जो कि बच्चे मिस कर देते हैं। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि जब भी मॉक से सॉल्व कर रहे हो आप, तो वो मॉक जो है कम से कम टाइम में अटेम्प्ट करो ताकि उसके सॉल्यूशन पे फोकस कर सको। अभी आपको लर्न करना है, अगले 2 महीने सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है। एक्चुअल टेस्टिंग जो होगी वो 15 मार्च के बाद से होगी कि 15 मार्च से एक्चुअली जो आप टेस्ट कर रहे हो उसमें कितना नंबर आ रहा है, और यहां पर अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो 15 मार्च तक आपका बहुत आराम से 120 के ऊपर स्कोर चला जाएगा, ट्रस्ट में ऑन दैट, अगर इस तरीके से चीजें करोगे। तो यहां पर जो है आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में राइट नाउ बहुत टाइम नहीं देना है, ये बाद में दीजिएगा। जो भी पीवाईक्यूज को आप 2-2 घंटा बैठ के करोगे वो प्रॉपर देना है कि यूपीएससी की सोच डेवलप हो सके कि भाई इसको सॉल्व करना है तो 2 घंटे में कैसे करना है। अदरवाइज मॉक टेस्ट पेपर आपने फटाफट आता है तो टिक मारा, नहीं आता है तो या तो गैस मार्क लोगे या छोड़ दोगे, उसमें डिसीजन में टाइम नहीं लेना है। आपने 3 सेकंड के अंदर 4 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर उसको फाइनल किया आपने, ठीक है कि भाई नहीं आता है तो छोड़ ही देना है। और अगर थोड़ा सा भी क्लू है, 4 ऑप्शंस में से एक भी पता है तो आप उस पर चांस लोगे, ठीक है। इसके बाद में जो है आगे मैं बढ़ता हूं, तो यहाँ पे टोटल अराउंड 95 मॉक टेस्ट पेपर्स हो जाएंगे जो आप लगाओगे, घटना चक्र लगाओगे, और इसके साथ में कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करिए, ठीक है। इसमें बहुत कुछ लर्निंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी इससे, ठीक है। इसके बाद जो टारगेट एरिया होगा हमारा, टारगेट एरिया की अगर मैं बात करूं तो अभी हमें अप्रोच करनी कैसे, यानी आगे कैसे बढ़ना है थ्रू आउट। तो पहली चीज ट्रेडिशनल बुकलेट्स आपको पढ़नी है, जो भी मैं प्लान सजेस्ट करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बढ़ सकते हो, आपका खुद का कोई प्लान है तो उसके साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो है आपको वो बुकलेट्स पढ़नी है अपनी, यानी कि कोई जो किताब आप पढ़ रहे थे ऑलरेडी उसकी तरफ ही जाइए आप, और नहीं है तो सेट ऑफ बुक्स जो मैंने ऊपर बताई है उसी के अकॉर्डिंगली ही आप पढ़िए, ठीक है। और अगर ट्रेडिशनल बुक्स आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ में सबसे पहले उसका रिवीजन चलेगा, उसके साथ में पीरियोडिकली आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो सब्जेक्ट पढ़ते टाइम तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने हैं लेकिन सॉल्व नहीं करने। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसका आंसर मत देखिए, ठीक है। और उसके साथ में जो है ये सॉल्व करिए पीवाईक्यूज को। 2023 से बैकवर्ड्स जाना है आपको, ठीक है। बैकवर्ड्स का मतलब है सबसे पहले जो रिसेंट वाला पेपर है उसको आप लगाइए और इसके बाद पीछे चलते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रिसेंट ट्रेंड है सबसे पहले तो उसको कैचअप करोगे, फिर इन केस आप पूरे पेपर नहीं लगा पाते हो तो एटलीस्ट जो मोस्ट लेटेस्ट जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है पेपर को लेकर के, किस तरीके से पैटर्न आ रहा है, क्या फ्रेमिंग हो रही है, तो वो लर्निंग आपकी अच्छी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पेपर आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, उनको सॉल्व करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है, ये प्रॉपर करना है। मैंने उसमें आगे बता रखा है कैसे करेंगे आप, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर सकते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो मॉक टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, इनको 70 मिनट में सॉल्व करिए। मैंने ऊपर आपको ब्रीफ कर दिया इसके बारे में, और बाकी का टाइम आपको मेमोराइज करना है सॉल्यूशन, यानी पढ़ने में आप टाइम बिताइए। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब भी पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर सॉल्व करने में आप ब्लैक पेन का यूज करते हो टिक मार्क करने के लिए, एबीसीडी ऑप्शन, लेकिन एट द सेम टाइम आप फ्लोरेसेंट हाइलाइटर का यूज करिए अपने आंसर्स को मार्क करने के लिए, ठीक है। रीजन क्या है, जब आप उसको रिवाइज करोगे ना तो आपकी नजरें जो है सीधे कलर्ड वाले पैटर्न पे जाएंगी, यानी अच्छा बी तो टिक मारा था मैंने लेकिन सी आंसर है इसका, तो सी वाले को ही आप देखोगे तो क्वेश्चन और आंसर इसका सॉल्यूशन तुरंत आप पढ़ पाओगे। और ये किसी एक एग्जाम की बात नहीं है, ये सारे एग्जाम्स में वैलिड है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर जनरली आप ब्लैक से अटेम्प्ट करते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या तो ग्रीन पेन या रेड पेन यूज करते हैं उसको सही और गलत ठहराने में। आई वुड से कि फ्लोरेसेंट मार्कर यूज करिए फटाफट आंसर्स को मार्क करने में, ताकि उसको रिवाइज कर सके। भाई गलत है अगर तो आपको लर्न करना है ना, उसको पता तो चल गया गलत है, लेकिन उसका यूटिलिटी क्या है। अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ गया, उससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन दोबारा आ गया और फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो फोकस शुड बी लाइक कि हम जब पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम जब सॉल्यूशन को फाइनल देखेंगे तो हाइलाइटर से मार्क करें, ताकि हमारी जो लर्निंग है वो फास्ट हो सके और टाइम बच जाए। उसके बाद जो है डेली 2 घंटे करंट अफेयर्स को, हाँ ये ठीक है, 2 घंटे जो है ये आप मैक्सिमम दोगे डेली बेसिस पे, क्योंकि प्लानिंग में जो है वो प्रॉपर 7 से 8 दिन मैंने 2 बार ऐसे दिए हुए हैं कि आप करंट अफेयर सिर्फ रिवाइज करो जितना भी 1 साल का पढ़े हो। तो डेली बेसिस पे अगर 1 to 2 आवर्स आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 1 से 2 घंटे आप करंट अफेयर्स देते हो, दैट विल सफाइज, ठीक है। उससे धीरे धीरे करके
करके देखिए ये बिल्ड होगा, ओवरनाइट बिल्ड नहीं करना है, स्टैटिक पोर्शन पे फोकस रखना है। करंट अफेयर्स डेली अगर 2 घंटे या 1 घंटे 1.5 आवर्स 1 आवर 2 आवर्स हम देते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी लर्नड। ठीक है, तो जनवरी चल रहा है, जनवरी से लेके मई 26 को पेपर है, तब तक हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे और बीच में हम ऐसे स्पैन भी निकालेंगे जब लगातार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और सारा का सारा रिवाइज करेंगे जितना अभी तक पढ़ा हुआ है। तो दैट्स हाउ यू प्रोसीड। इसमें मैंने क्विज के बारे में आपको बता ही दिया, 5 क्वेश्चंस, ये उसके लिंक हैं, जो कि ये पीडीएफ एक्चुअली मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल पर, तो वो चैनल आप ज्वाइन करके वहां पर पीडीएफ लेकर इसको प्रिंट आउट लेकर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिंक्स हैं, ये आपको नॉर्मल गूगल करने पे भी मिल जाएगा लिंक सारा का सारा। वो पेपर आप सॉल्व करिए, तो डेली क्विज सॉल्व करना है, बाकी करंट अफेयर्स पढ़ना है इस 2 घंटे में। इसके बाद नोट जो है ठीक है, ये तो नोट ऐसे ही मैंने दिया हुआ है कि भाई चीजों को आप फॉलो करिए ताकि आपकी लर्निंग जो है जैसे प्लान्ड मैनर में है वो प्रिपेयर की जा सके। तो मैंने ये काफी कुछ जो है ये अपने बच्चों के लिए मैंने बनाया था जो मेंटरशिप में है एक्चुअली। ठीक है, तो उनके लिए मैंने था कि 20 जनवरी तक एटलीस्ट हमको सब रैप अप कर देना है, 21 से स्टार्ट कर देंगे प्रीलिम्स पूरी तरीके से। कई बच्चों का स्टार्ट हो चुका है जो ये मेंस मेंटरशिप में है, यानी कि तीनों स्टेजेस के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, और बाकी जो खाली प्रीलिम्स मेंटरशिप लिए हुए हैं उनका तो ऑलरेडी जब से उन्होंने एनरोल किया है तब से ही स्टार्ट हो चुका है, तो इसको देखने की ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि प्लान तो मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर रहा हूं पूरा। दिस इज योर प्लान एक्चुअली, कैसे आपको स्टार्ट करना है। टुमारो इज 15th जनवरी, तो ये 15th जनवरी जो है यहां से मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया है डे वाइज कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। 2 तरीके के यहाँ प्लान दिए हुए हैं। दिस इज योर प्लान 1। ठीक है, ये प्लान 1 है, इसका आप प्रिंट आउट लेके अपने घर में रख सकते हो, अपनी स्टडी टेबल पे, अपने जो बेड साइड टेबल है, बेड साइड वॉल है, उस पर आप लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, लगातार आप टारगेटेड मैनर में पढ़ रहे होगे। ये मैंने यहाँ पर ये रखा है क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीफ होगी कि आईएएस बनेंगे तो ही वो पेपर निकालने में आसानी क्रिएट करेगा, वरना अदरवाइज सेल्फ बिलीफ के बगैर जो है कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आईएएस के आगे यहाँ पर आपको जो है अपना नाम लिखना है, XYZ, आपका जो भी नाम है आप इसका प्रिंट आउट लेके नाम लिखिए। जिद्दी बनिए थोड़ा सा, तभी पेपर की तरफ आप बढ़ पाएंगे। बगैर जिद के कोई नई बड़ी चीज अचीव नहीं की जाती है, तो वो मेहनत करनी रहेगी। अब प्लान की बात करता हूं तो 15th जनवरी से जैसे कि ये सब्जेक्ट 1 है तो 1 हाफ ऑफ द डे आप जो है एक सब्जेक्ट को देंगे, सेकेंड हाफ ऑफ द डे एक सब्जेक्ट को देंगे। ये उनके लिए है जो एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, बोर हो जाते हैं, या उनका दिशा जो है वो बदल जाता है। तो रीजन क्या है कि अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, जो कि मैं बताऊंगा आगे, नेक्स्ट प्लान जो है वो सिर्फ एक दिन में एक सब्जेक्ट का है, तो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए ये प्लान है आपका। 15th से 19th जनवरी आपने क्या पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री, और एक दिन में, ठीक है, और मतलब फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में आप एनवायरनमेंट कर रहे हो। साइमल्टेनियसली क्या करना है, जो चीज आप लगातार पढ़ रहे हो उसका नंबर ऑफ डेज दिया है, 15, 16, 17, 18, 19, 5 दिन तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते रहना है। उसके साथ में एनवायरनमेंट पढ़ते रहना है दूसरे हाफ में। इसके सवाल भी लगाने एंशिएंट के, आप पढ़ोगे सवाल लगाओगे, पढ़ोगे सवाल लगाओगे, दैट विल बी योर फ्रीक्वेंट वर्क। ऐसा नहीं है कि एक चीज करी और सिर्फ पढ़ते ही चलेंगे, सवाल बाद में लगाएंगे, नहीं, डेली बेसिस पे लगाओ, ताकि जो लर्न कर रहे हो ये तो पता चले लर्न करने से जो सवाल है वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, और सवाल लगाने से ये पता चले कि जो चीजें पढ़ रहे हो, जो कंटेंट पढ़ रहे हो, उससे सवाल कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो तुम्हारी लर्निंग जो है वो उसी तरीके से ढल जाएगी। और ये हर तरीके के एग्जाम्स की प्रिपेयर जो कर रहे हैं बच्चे, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी पढ़िए तो साइमल्टेनियसली सवाल लगाते जाइए। तो दिस इज अबाउट एंशिएंट। तो यहां पर हम दूसरी चीज स्टार्ट करेंगे कि 20th जैन से 24th जैन तक क्या करना है हमें, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। इसमें इंक्लूडिंग लूसेंट इसलिए लिख दिया है कि आप जो भी सोर्सेज रेफर कर रहे हो, जैसे कि मैंने ऊपर ब्रीफ किया, तो उसी के तहत लूसेंट भी यहां पर पढ़ सकते हो, साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हो। जब वो चीज पढ़ ली हो आपने तो इसको आप पढ़िए, क्वेश्चन पेपर लगातार लगाइए, क्वेश्चन लगाते रहने से लर्निंग बहुत इनहेंस होती है। अब चीज कैसे चल रही है, शुरुआत के 5 दिन एंशिएंट पढ़ा, उसके बाद 5 दिन मेडिवल पढ़ा, लेकिन एनवायरनमेंट हम लगातार सेकंड हाफ में पढ़ते रहे, क्योंकि 16 क्वेश्चन यहां पर हर साल आते हैं और इससे जो है हमारा क्वेश्चन पेपर में वेटेज बढ़ जाता है एनवायरनमेंट सेक्शन का, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत है। जबकि एंशिएंट मेडिवल को उतना डिटेल नहीं चाहिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं यहां से, तो हम उसको 5-5 दिन में कर लेंगे। और उसका भी एरिया जो है, लाइक एनवायरनमेंट अगर ओवरऑल बात करूं तो इसमें एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक पोर्शन आता है, पेपर भी सॉल्व करने हमें, ठीक है। इसका काफी ज्यादा ये जो करंट अफेयर्स है ये अच्छा खासा होता है, तो इसको पढ़ने में जो टाइम देना है हमें, ये सेकंड हाफ में लगातार चलता जाएगा, 15 से लेकर 24 जनवरी तक चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे बदल रहे हैं, तो ये भी इसी डेट के हिसाब से बदलते रहेंगे।
दैट्स हाउ यू प्रोसीड। फिर 25 जैन से 2 फरवरी जो है ये मॉडर्न इंडिया यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर मॉडर्न कवर कर रहोगे, इधर आप सी सैट स्टार्ट कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बहुत फाड़ है सी सैट या डिसेंट है, आपको सी सैट पढ़ना ही है। बेटर कि जल्दी कर लोगे तो मेंटल वो जो एक प्रेशर रहता है ना कि सी सैट का क्या होगा वो सॉल्व होता जाएगा। तो आप धीरे धीरे पाओगे कि बाय द टाइम फरवरी कम्स तो आपका हिस्ट्री काफी हद तक रैपअप हो जाएगा और एनवायरनमेंट रैपअप हो जाएगा। दोनों मिलाकर 30 क्वेश्चन देते हैं। एक महीने में आप ये वाले जो अभी 15 दिन हैं, इस 15 दिन में आप एटलीस्ट अराउंड 28 to 30 क्वेश्चंस मैनेज कर ले जाओगे। तो फोकस करो इस पे कि ये दोनों चीजें सॉल्व हो जाएं। उसके बाद जो है 4 फरवरी से जो है आपका ज्योग्राफी फर्स्ट हाफ में आप स्टार्ट करो, ये चलता रहेगा आपका ज्योग्राफी 24 फरवरी तक। बुक्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, जब ये बुक्स हो जाए, घटना चक्र हो जाए, तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज आपको देखनी है। उससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो नोट इट डाउन, डोंट थिंक कि वहां पे भी मार्क कर दें, वहां से नोट कर लो, क्योंकि मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन ये 11, 12 की एनसीईआरटीज में होता है। तो छोटे वाले जो एनसीईआरटीज होते हैं गिना चुना इन्फॉर्मेशन होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज आप नोट कर लीजिए ताकि उसका रिवीजन ईजी हो जाए लॉन्ग टाइम में। प्लस पैरेलली यहाँ पर सीसैट ये पॉलिटी चलता रहेगा, ठीक है। ये पॉलिटी के साथ में डेली सीसैट आपको देखिए ये देना है यहाँ पर, ठीक है। सीसैट जो है 1 घंटा दीजिए, लाइक शुरुआत में आपने सेकंड हाफ में सीसैट अच्छे से पढ़ा, 1 डेढ़ हफ्ता पढ़ा, उसके बाद जो है रोज का 1-1 घंटा देते रहो ताकि वो प्रैक्टिस में बना रहे। तो यहाँ पर सेकंड हाफ में क्या देना है, पॉलिटी देना है। कब से, 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक, यानी कि 20 दिन आप लगातार पॉलिटी पढ़ोगे सेकंड हाफ में, जिससे आपकी अच्छी खासी लर्निंग हो जाएगी और आप पेपर भी लगातार सॉल्व करते रहोगे। यानी कि क्वेश्चंस लगातार पॉलिटी के सॉल्व करोगे। क्वेश्चन लगाने का ये मतलब नहीं होता है एक ही बार में सारे क्वेश्चन लगा लिए। कई बार हम 25 क्वेश्चन लगाते हैं एक बार में, कई बार 50 लगाते हैं, कई बार 100 लगाते हैं। हमेशा स्पीड फास्ट रखनी है ताकि फटाफट क्वेश्चन लगाए उसके सॉल्यूशन देगा, फटाफट क्वेश्चन लगाए उसके सॉल्यूशन देगा। दैट्स हाउ यू प्रोसीड। इसके बाद जो है आप 25 फरवरी को यहाँ पर देखिए 2020 का पेपर और 2019 का पेपर अटेम्प्ट करोगे। जैसे 3 फरवरी को 2022 का और 2021 का पेपर अटेम्प्ट करोगे। यानी कि 2022 और 21 यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि 2023 का पेपर बगैर पूरी तैयारी के सॉल्व नहीं होगा। बाकी सब में तो एलिमिनेशन मेथड लगता है, ट्रायल एंड एरर मेथड लगता है, तो वो सारे तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन 2023 का नहीं होगा तो उसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। आप पेपर पूरा देख लो लेकिन सॉल्व कोशिश करो मत करो अगर ऑलरेडी नहीं किया हुआ है, तो उसको बाद के लिए रखो ताकि जब आप ओवरऑल लर्निंग अपनी कर लो ना, सारी की सारी चीजें पढ़ लो, तो उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो ताकि रियल जजमेंट हो सके कि कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, क्यों इतना पढ़ने के बावजूद भी सॉल्व नहीं हो रहा है पेपर, तो उस पर वर्क किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और रेक्टिफाई किया जा सके। फिर 25 फरवरी को आप 2020 और 2019 का पेपर लगाओगे। साइमल्टेनियसली आप इकोनॉमी स्टार्ट कर दोगे पढ़ना, ठीक है। और यहां पर जो है फर्स्ट हाफ में आप साइंस पढ़ रहे होगे, ये साइंस देखिए 26 फरवरी से स्टार्ट है और इधर इकोनॉमी भी स्टार्ट है, तो साइंस चलती रहेगी, फिर आर्ट एंड कल्चर इधर चलेगा, करंट अफेयर्स चलेगा और यहाँ पर इकोनॉमी चलेगी। तो ये चार्ट जो है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ इसका पिन कर दूंगा उस मैसेज को, तो वहां पर सीधे आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके इसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हो। अगर खुद से मैनेज चीजें नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली यू कैन सीक हेल्प, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई बुराई नहीं है। एज ए स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज रिमेन ओपन। जैसे कि योजना मैगजीन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या लिखा होता है, ऋग्वेदा का एक श्लोक जैसे रहता है ना, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि ऑलवेज बी ओपन टू नोबल आइडियाज, लेट द नोबल आइडियाज कम टू योर माइंड। ऋग्वेदा ने ऐसा बोला है, तो वही चीज यहां पर भी है कि आप लगातार लर्न करिए। अगर ये वर्कआउट करती है आपके लिए तो प्लीज फॉलो इट, ये काम करता है, एक्चुअली नंबर आता है। फिर इसी तरीके के बाकी 9 मार्च से 17 मार्च ये लगभग 8 दिन है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स आप इसको फॉलो करिए, जितना अभी तक आपने पढ़ा है डेली बेसिस पे 1 आवर और 2 आवर, इन सबका रिवीजन 9 से 17 मार्च में कर लीजिए। और इधर हम वापस से जो शुरुआत में हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था उसका रिवीजन चालू कर देंगे सेकेंड हाफ में, ठीक है। तो एनवायरनमेंट हमने तब पढ़ा था, वापस से रिवीजन हो जाएगा ताकि पेपर में जब टिक मारना हो तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए। उसके बाद 18 मार्च को हम 2023 और 2018 का पेपर लगाएंगे जीएस का। 2023 अब मैंने यहाँ पर लिखा है 2023 का, रीजन क्या है कि अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम अटेम्प्ट करेंगे कि एक्चुअली हमारी कितनी कैपेसिटी बिल्ड हुई है ताकि हम टफ पेपर को सॉल्व कर सकें, जो कि एक्चुअली टफ था। फिर इसके बाद 19 मार्च से अगेन हम रिवीजन मोड में चले जाएंगे, तो ये हमारा रिवीजन मोड है।
ताकि हम सारी की सारी चीजें रिवाइज कर सके। तो 19 मार्च 20 मार्च एंशिएंट पढ़ेंगे, 21 मार्च 22 मार्च हम मेडिवल पढ़ेंगे, और इधर पैरेलल पॉलिटी का रिवीजन लगातार चलता रहेगा। कहाँ 19 मार्च से लेकर आपका 3 अप्रैल तक, और ये 3 अप्रैल तक। तो अच्छा खासा टाइम है। अगेन 12 दिन मैं दे रहा हूँ, वहां पे भी मैंने अच्छा खासा 20 दिन दिया था, फिर 12 दिन दे रहा हूँ। पॉलिटी सेकंड हाफ में आप लगातार फिर रिवाइज करोगे, लेकिन यहाँ पर चीजें लगातार बदलेंगी फर्स्ट हाफ में। तो यहाँ पे एंशिएंट आप पढ़ लीजिए, मेडिवल पढ़ लीजिए, मॉडर्न पढ़ लीजिए। इस तरीके से ये देखिए चलता रहेगा, और ये टाइम पीरियड आप लगातार फॉलो करते रहिए। यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है। मॉक टेस्ट पेपर जो है उनको भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट पेपर भी मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिवाइज मॉक्स ऑफ इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, फिर इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ये कौन सी डेट है, 4 अप्रैल से लेकर आपको जो है 11 अप्रैल तक, 11 अप्रैल तक, यानी कि ये टॉपिक नंबर जो है यहाँ पर 18th 19th सीरियल नंबर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मॉक्स लगातार इकोनॉमी एनवायरनमेंट के सेकंड हाफ में मैंने रिवाइज करने को बोले हैं, ताकि मॉक का रिवीजन होगा ना, तो जो भी क्वेश्चंस एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन पे आएगा वो सही टिक मार के आओगे। बहुत सारे बच्चे आप में से क्या करते हैं, पेपर पे पेपर लगा लेंगे, अनसर्टेन रहेंगे कैसे क्या कवर करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, उनका रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन नहीं करते हैं तो हालत वही रहती है, यानी जो गलत तब करके आए थे वही मेन पेपर में भी करके आएंगे, अगर क्वेश्चन फंसता है वहां से। और इवेंचुअली यूपीएससी के अंदर अगर आपको 2 नंबर भी पढ़ी हुई चीज से मिल रहे हैं, पेपर से मिल रहे हैं, दैट मेक्स ए डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो 0.5 मार्क्स, 0.1 मार्क्स और 1 मार्क्स इसकी वजह से बाहर हो जाते हैं। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 100 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जर्नी डिसाइड करने में बड़ा मैटर करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन पे नजर रखिए, जो पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। ये वाली चीज आप ऐसे ही फॉलो करेंगे, सारे के सारे मॉक रिवाइज करेंगे। कोई डाउट लगे तो मेरे को, मैंने नंबर एंड में दिया ही हुआ है, यहाँ नीचे भी हर जगह लिखा हुआ है, मेरे को आप कॉल कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू प्रोसीड। तो यहाँ पर रिवीजन का पैटर्न मैंने लिखा, इवेंचुअली ये सीसैट का भी रिवीजन देखिए मैंने मेंशन कर रखा है 12 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक। तो जितना भी आपने प्रैक्टिस किया, शुरुआत में जो मेहनत की, वो सारा का सारा वापस से रिवाइज करिए, ताकि कल को सीसैट की वजह से कोई भी बच्चा बाहर ना हो। ठीक है, फिर आप इस तरीके से एंड करेंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है, मॉक टेस्ट पेपर्स का रिवीजन, करंट अफेयर्स का रिवीजन सेकंड हाफ में, और एक हाफ में पॉलिटी और एंशिएंट एंड मॉडर्न। एंशिएंट मॉडर्न सबसे लास्ट में रखा है करंट अफेयर्स के साथ में, पेपर के 2 दिन पहले। क्यों? क्योंकि यही है वो एरिया जहां सबसे ज्यादा बच्चे भूलते हैं। ठीक है, और इसी चीज को अगर लास्ट के 2 दिन में हम रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से सही टिक मार के आ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कि इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस अप्रोच। दिस इज अबाउट पॉइंट 1। फिर इसमें नोट में मैंने क्या लिख रखा है, डेली सीसैट की प्रैक्टिस करनी है या फिर जीएस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो ये 1.5 घंटे जो है ये तो देने ही देने क्वेश्चन और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मॉक्स को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें सेक्शनल मॉक शुरुआत में लगाने हैं मार्च मिड के बाद से। ठीक है, मार्च मिड के बाद से आप क्या लगाओगे, फुल लेंथ टेस्ट। अभी जो है फोकस करिए आपकी सेक्शनल पे जो है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए, और इसमें जितने ज्यादा लगा सके 50-60 पेपर लगा डालिए मार्च के मिड तक। फिर उसके बाद डेली करंट अफेयर्स जो है 1 आवर जो है इस पे देना है, 1 घंटा इस पे देना है, तो इस पे फोकस करिए। मैंने ऊपर लिखा भी है, या तो 1 घंटा दो, या 1.5 या 2 आवर्स, वो जो आपको सूट करता है टाइम टेबल के हिसाब से। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, कुछ 8 घंटे पढ़ेंगे, कुछ 12 घंटे पढ़ेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में और कैसे मैनेज करोगे। तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशंस करो, इस प्लान में भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज करो। फिर सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट कौन कौन से लगाने ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, जो पहले भी ब्रीफ कर दिया है। डेली क्विजेस कहां से लगानी है वो भी बता दिए हैं आपको। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सेकंड प्लान है, सेकंड प्लान भी 15 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे सिर्फ एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ये उनके लिए है। तो 15 से 19 जनवरी पॉलिटी पढ़ेंगे। इसमें से क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज और जुडिशरी। यानी ये बहुत हैवी चैप्टर्स नहीं है, चैप्टर्स के नंबर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनके अंदर प्रीलिम्स का कंटेंट जो है वो बहुत कम है। इसको भी आप प्रिंट करवा के रख लेना, और यहां पर भी आप अपना नाम जो है लिख कर इसको चिपका लेना, ताकि वो मेहनत में रीइंफोर्समेंट हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी का रीइंफोर्समेंट हो जाए। तो यहां पर जो पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज हो गई, जुडिशरी वाला पार्ट हो गया। तो ये सारा पढ़ने में आपको 5 दिन लगेगा, हाँ लग जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते रहना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या है, सबके पावर्स दिए, सबके फंक्शंस दिए हुए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्टिव चीजें पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्टिव चीजों को जब आप हटाते हो, यानी कि जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब उनको हटा देते हो, तब ये कहीं ना कहीं इससे लर्निंग आपकी फास्ट हो जाती है।
प्रीलिम्स की तैयारी करते टाइम मेक श्योर आप सिर्फ फैक्चुअल जो चीजें जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, नॉट फैक्चुअल बट जिस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, उसको तैयार करो। अगर किसी को कोई पावर है तो वो पावर से एज इट इज क्वेश्चन क्या फ्रेम करेगा भाई एग्जामिनर। तो जब फ्रेम नहीं करेगा तो प्रीलिम्स में आप उसको ऊपर से बस कर्सरी वे में देखो। स्किमिंग टेक्निक एक होती है, स्किमिंग टेक्निक मतलब ग्लांस ले लेना चीजों का एक ही बार में कि किसके बाद क्या दिया है, तो उसके बाद जो है उसको स्किप करके अब जो मेन काम है आपका वो प्रिपेयर कर लो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आप एक पेज पे जो है सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबका क्वालिफिकेशन मार्क, सबका जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, किसको कौन अपॉइंट करता है, ये लेफ्ट में लिख के ऊपर की तरफ जो है मल्टीपल आप कॉलम बनाओगे और मल्टीपल बॉडीज के नाम लिखोगे, किसको कौन करता है वो चार्ट प्रिपेयर कर लो। फ्रंट एंड बैक में ही पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का। होता क्या है ना कि जब हम स्मार्ट वे में तैयारी नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं पूरी पूरी किताब बार बार रिवाइज किया करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम रिवाइज नहीं कर पाते, हमारे दिमाग से उतर जाती है और पेपर में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें आता है और वहां पर गलती होती है और हम मिस कर जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को मिस कर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जब भी प्रिपेयर करें नोट्स अपने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में करें, ठीक है, और यहां पर आप वो कर सकते हो। तो पॉलिटी यहां पर जो है एक बार में खत्म होने वाली नहीं है, एक बार में मन भी नहीं करेगा कि 15 दिन हम लगातार पढ़ लें, इसलिए 5-5 6-6 दिन के पैकेजेस में हम पढ़ेंगे, इसको पैचेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर पॉलिटी की मैंने बात की, फिर 20 जनवरी से आप देखोगे 27 जनवरी तक तो इकोनॉमी है। इकोनॉमी में भी साइमल्टेनियसली इसमें भी डेली मॉक से सॉल्व करने हैं या पीवाईक्यू को देखना है। पीवाईक्यू प्रॉमिसिंगली बाद में 2 घंटे बैठ के अलग से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप जब लर्न करो चीजों को तो आपको आइडिया तो रहे कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वाली सेट से हम जब पढ़ रहे हैं तो इससे बनेगा भी कि नहीं बनेगा, और पढ़ते टाइम भी लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस कंटेंट से। तो ये देखने के लिए जरूरी है पीवाईक्यू आप लगातार देखिए। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी 28 जनवरी से 3 फरवरी, इसमें आप ठीक ठाक पढ़ोगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप कहां से, स्पेक्ट्रम वही किताब है उससे पढ़ लोगे। फिर 4 फरवरी से 9 फरवरी तक शंकर या पीएमएफ जो भी आप पढ़ते हो, सोर्सेज वही वाले हैं किताब वाले जो मैंने वहां पे बताया था, लेकिन कैसे पढ़ना है तो वो यहां पर मैंने दे रखा है। तो ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डेट बाय डेट चीजें दी हुई हैं, तो ये चीज आप जो है डाउनलोड करके आप सीधे इसको अडॉप्ट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी बढ़ सकते हो। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। कुछ दिन 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि कोई चीज आपसे कवर नहीं हो रही है, बट ट्रस्ट में ये काम करता है। इसके साथ ही बढ़िए आप, ऑल लर्निंग आपकी एनहांस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो है 1-2 दिन ऊपर नीचे जब होता है तो उसको मैनेज कर सकते हो। किसी चीज में कम टाइम लगा तो उसको थोड़ा सा कम दे दिया, किसी में आपको ज्यादा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए तो उसमें इसी को मॉडिफाई करके आपने यूज कर लिया। ये देखिए रिवीजन के लिए भी यहाँ पर बना हुआ है, तो जिसका जैसे रिवीजन होता जाए, एक रिवीजन हो गया टिक मार दीजिए, दूसरा हो गया टिक मार दीजिए, तीसरा हो गया टिक मार दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री आपने 3 बार रिवाइज कर लिया, टिक मार दीजिए। इससे क्या होगा, आप अकाउंटेबिलिटी एंश्योर कर पाओगे सब्जेक्ट की अपने, कि भाई कितना मैंने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं विद डेट, किस दिन क्या करना है, किस दिन कौन सा पेपर लगाना है, जिससे आपकी तैयारी मैनीफोल्ड इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पर खाली हवा में बात नहीं हो रही है, जो एक्चुअली आपके लिए चीजें काम करेंगी उसकी बात हो रही है। इसको सिंसियरली परसू करना पड़ेगा बस आपको, है ना। तो ये आप लग के काम करिए इस पे। और यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर भी है रिवाइज, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर भी करंट अफेयर्स की दी है 25 मार्च से 31 मार्च तक की डेट अलग से दी हुई है। तो प्रॉपर करंट अफेयर्स यहाँ पर भी 9 मई से 12 मई के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को मैंने मेंशन किया हुआ है कि कहां पर क्या पढ़ना है। आपको जस्ट इसके थ्रू ब्रीफ होना है, बढ़ना है, ताकि आप पेपर कोई भी सॉल्व करके इजिली प्रीलिम्स से मेंस की स्टेज की तरफ जा सको। अभी हमारे पास टाइम है, एक्चुअली मेहनत करने का टाइम है, तो डू नॉट लूज इट। अभी 4.5 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, प्रीलिम्स इस अप्रोच से डेफिनेटली निकलेगा। देखिए एक आउंस ऑफ डाउट हमेशा रहता है कि कोई चीज काम नहीं की आपके लिए, उस दिन आप नर्वस हो गए या देर से पहुंचे, वो चीजें अलग हो गई, लेकिन ये चीज थोरली मेरी टेस्टेड है। हर बार प्रीलिम्स अगर निकलता है तो ये जनरली इसकी वजह से निकलता है, ये बहुत ही सिंसियरली परसू करता हूँ। नोट मेकिंग यानी हाथ से लिखने वाला काम बहुत ज्यादा करता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मोबाइल से पड़ी हुई चीजों का, या फिर हाथ से लिखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। नोट्स कैसे बनाने वो मैं आपको फिर से आगे ब्रीफ करता हूँ। तो यहाँ पर ये प्लान जो है आप ये लगातार आप पढ़ते रहिएगा, सारा का सारा प्लान इसके अकॉर्डिंगली आप बढ़ेंगे। सारी चीजें दी हुई है कि फर्स्ट टाइम में कैसे पढ़ना है, सेकंड टाइम में रिवीजन कैसे करना है, और इससे आपके कम से कम 3 से 4 रिवीजन पेपर के पहले हर सब्जेक्ट के अलोंग विद करंट अफेयर्स हो जाएंगे। तो डू नॉट वरी कि चीजें कवर नहीं होंगी, चीजें कवर हो जाएंगी। फिर ये 26 मई है 2024, पेपर क्लियर करने का दिन, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है क्योंकि अगर विश्वास नहीं करोगे कि प्रीलिम्स निकलेगा तो फिर एक्चुअली कैसे निकलेगा। हेनरी फोर्ड वाली बात हमेशा ही सही रहेगी,
इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट। तो वो हमेशा ही काम करती है। तो मान के चलो पेपर तो निकल रहा है मेरा, कुछ भी हो जाए पेपर तो निकल रहा है। अब इस स्ट्रैटेजी से निकले या किसी और स्ट्रैटेजी से निकले वो अलग चीज है। तो अगर ये काम करती है आपके लिए, सिंसियरली परसू इट विल वर्क आउट। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैंने नोट में वही सारी चीजें लिखी हैं जो ऊपर बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक रिवीजन ट्रैकर है, देखिए ठीक है, रिवीजन ट्रैकर मैंने दिया हुआ है। ये मेंस की तैयारी के लिए, मेंस की तैयारी के लिए स्टडी मैनेजमेंट कैसे किया जा सके। मैंने पहले कई बच्चों को ये ब्रीफ किया हुआ है अपने जो मेंटरशिप में बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मैंने अपलोड भी किया था अपने चैनल पे, तो बहुत बच्चों को इससे हेल्प भी मिली थी। आप भी इसका फायदा उठाइए। और इसमें जैसे कि ये पेपर स्पेसिफिक है, GS 1 2 3 4 एंड ऑप्शनल, ये 4 चीजें और प्लस एसे, ये होता है मेंस का पेपर आपका, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लैंग्वेज पेपर्स आर देयर बट यू डू नॉट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। बट ये वाले को आपको मल्टीपल रिवीजन देना होता है, बिकॉज इस पे आपकी मेरिट डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये मेरिट डिपेंड करती है। तो इसमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट है पहले GS1 में क्या है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आर्ट एंड कल्चर है। क्या आपने PYQ कर लिए हैं? अगर नहीं किए हैं तो उस पर टिक नहीं मारना है। अगर आर्ट एंड कल्चर के सारे PYQs आपने कर लिए हैं, मैंने इसका भी एक अनसॉल्व वाला जो क्वेश्चन बैंक होता है वो अपने चैनल पे मेंस का डाल रखा है। तो अगर आर्ट एंड कल्चर का PYQ आपने कर लिया है, आप टिक मार्क मार दो। नहीं किया हुआ है तो कीप इट वेटेड, ठीक है। जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप टिक मार्क नहीं करोगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आपने कर लिया PYQ, टिक मार दीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री कर लिया, टिक हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस, टिक हो गया। इस तरीके से जिसके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने मेंस के सॉल्व कर लिए तो टिक मार्क कर दीजिए। फिर इसका रिवीजन कितना किया है आपने, तो मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर का एक रिवीजन हो गया, टिक कर दिया, दूसरा तीसरा नहीं हुआ, छोड़ दिया। एटलीस्ट 3 रिवीजन करके तो हम जाएंगे मेंस के पहले अपने। उसको ट्रैक कैसे करेंगे प्रॉपर मैनर में, कि हमने साइंटिफिकली पढ़ाई की और उसके बाद उसको ट्रैक भी किया, ये तरीका है ट्रैक करने का। तो इस तरीके से इसका भी प्रिंट आउट आप ले लोगे तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है कि कैसे ट्रैक किया जाए। फिर कितना परसेंटेज ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कई बार होता है आर्ट एंड कल्चर हमने, ये तो रिवीजन 1 पे हम टिक नहीं मारेंगे। अगर हमारा पहले दिन, यानी पहले दिन का मतलब ये नहीं कि आज ही कितना पढ़ा है, ओवरऑल मतलब कि हमने 40% 3 दिन में कवर कर लिया है, तो वी विल जस्ट राइट इट डाउन कि 40% हमने कवर कर लिया है। सेकेंड टाइम में कितना होगा, 90% हो गया, लेकिन अभी भी 10% है। ये और साइंटिफिकली आपको मदद करेगा कि भाई कितना एरिया हमने कवर कर लिया है, कितना रह जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते टाइम बुक मार्क्स का यूज करो आप लोग। बुक मार्क्स जितनी बुकलेट्स हैं सबके लिए एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट 10 to 12 बुक मार्क्स जो है यू शुड कीप विद योरसेल्फ। ये बुक मार्क्स का काम क्या होने वाला है, ये बुक मार्क्स जो है जिस बुक में जहां तक आपने प्रीलिम्स में पढ़ लिया है या मेंस में पढ़ लिया है, तो वहां पर बुक मार्क को आप रख दो, उसके बाद वहीं से कंटिन्यू करना। क्योंकि होता क्या है ना कि बुक मार्क अगर हमारी किताब में लगा रहता है तो हमें पता होता है एग्जैक्टली यहां से आपको स्टार्ट कर देना है तुरंत। तो एटलीस्ट ये आपका जो मल्टीपल रिवीजन वाला एंगल है इसको खत्म करने में मदद करेगा। अदरवाइज क्या होता है, हमने बहुत दिन पहले कोई चीज पढ़ी थी और हम फिर शुरुआत से शुरू करते हैं और एक्चुअली कुछ चीजें हमेशा के लिए अनलर्नड रह जाती हैं, हम कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम बार बार वही एरियाज को कवर करते हैं जो हमने शुरुआत में पढ़े थे। हर एक चीज का मल्टीपल रिवीजन करना है, साइक्लिकल मैनर में करना है ताकि चीजें दिमाग में बसी रहे हमारे, ठीक है। तो ये बुक मार्क्स का आप यूज कर सकते हो और इस तरीके से जो है GS1 GS2 में पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, IR, पॉलिटी के टॉपिक्स आपने कर लिए, PYQs कर लिए, सॉल्व, टिक मार्क लगा दिया। नहीं किए हो तो नहीं लगाने की जरूरत है। इससे धीरे धीरे करके आप ट्रैक करते हो चीजों को। GS3 में इकोनॉमी हो गया आपका, कितने टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 1 2 3 है, फिर टॉपिक नंबर 6 7 8 9 10 है, तो नहीं 7 8 9 10 है, ठीक है। तो 1 2 3 7 to 10 ये इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर जो है आपका वो कौन सा है, 4 5 6 नंबर का टॉपिक है आपका, इसको कवर करिए। साइंस आपका 11 to 13 है। तो सिलेबस मैंने नंबर वाइज भी अपने चैनल पे डाल रखा है, वो सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबरिंग से क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में हमेशा बुलेट अलाइनमेंट होता है, तो बुलेट वाले से क्या होता है आप ट्रैक नहीं कर पाते हो अपना रिवीजन। नंबरिंग से क्या होता है आप ट्रैक कर सकते हो, ये चीज भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एनवायरनमेंट आपका टॉपिक नंबर 14 है, डिजास्टर आपका 15 है, सिक्योरिटी आपका 16 to 20 है। तो इस तरीके से रिवीजन करने में आसान होता है। फिर इनके PYQs किए हैं नहीं किए, नोट मेकिंग हो गई है नहीं हो गई है, ये सारी चीजें इससे आप ट्रैक करो। फिर GS4 में भी एथिक्स का थ्योरी है, केस स्टडीज है। ऐसे की बात करूं मैं, कितने ब्रेनस्टॉर्म कर लिए हैं, 20 थीम्स कम से कम ब्रेनस्टॉर्म करके तो मेंस के पहले जाना ही जाना है यार। 20 नहीं करोगे तो फिर पेपर सॉल्व कैसे करोगे। 8 तो उसी में पूछ लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, और 8 उस 20 में से भी आएंगी कि नहीं आएंगी, यू आर नॉट श्योर। तो एटलीस्ट 20 थीम्स तो आप ब्रेनस्टॉर्म करके जाना, और उसके साथ में कोशिश करो कि 10 ऐसे लिख के जाओ। 10 ऐसे का मतलब क्या होता है, 5 टेस्ट पेपर्स इन टोटल, ठीक है। तो 5 टेस्ट पेपर लिखोगे तब जाके चीजें क्लियर होंगी। फिर यहाँ पे 40 थीम्स दूसरा, तीसरा 80 थीम्स।
तो जितना आप कर लो उसको यहाँ पे सर्किल कर दो, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर साइंटिफिक तरीका हो गया लर्न करने का चीजों को। ऑप्शनल की बात करता हूं, पेपर वन में कुछ यूनिट्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से डिमार्केशन कर सकते हो। मैंने सोचा बहुत, क्योंकि ऑप्शन वेरी करता है ना, किसी का कितना यूनिट है वी आर नॉट श्योर, तो अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो आप यहाँ पर वो यूनिट्स के नाम लिख सकते हो और उसके हिसाब से कितना क्या कवर कर लिया है आपने, उसको आप टिक मार्क लगा के क्लैरिटी के साथ में ट्रैक कर सकते हो। दिस इज योर रिवीजन ट्रैकर। ये मैंने ब्रीफ कर दिया, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ बताया था, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये रिवीजन ट्रैकर इस तरीके से आपने यूज करना है, ये स्टडी मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करने वाला है आपकी। फिर आगे इसी में बढ़ते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स का रिवीजन ट्रैकर कैसे काम करेगा, यहाँ पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट का आपके कितना रिवीजन किया है, एक कर लिया है, 1 हो गया। ये रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, रिवीजन 5, ये एनसीईआरटी से, ये स्टैंडर्ड बुक से, वॉट एवर यू आर फॉलोइंग, बिकॉज सब बच्चों के लिए अलग अलग है ना, आप सभी लोगों के लिए अलग अलग है बुकलेट्स, तो आप इसमें से कौन सी फॉलो कर रहे हैं वी आर नॉट श्योर। तो हम क्या करेंगे कि हम जो भी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से मैंने डिमार्केशन कर दिया है, ताकि आप जो भी कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको ट्रैक कर सको। कोई स्टैंडर्ड बुक कर रहे हो, जैसे पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए लिखा है, अब पॉलिटी में एनसीईआरटी जनरली बच्चे नहीं करते हैं, या करते भी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है और एक बुकलेट और है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गई, तो इस तरीके की बुकलेट्स करते हैं, जिससे आज की डेट में सवाल देखिए आ रहा है, यू कैन नॉट डिनाई इट कि सवाल नहीं आ रहा है, 1 या 2 सवाल वहां से आ सकता है। जनरली डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डेफिनेशन लिबर्टी के पूछ चुके हैं, फ्रीडम के पूछ चुके हैं, डेफिनेशन किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और चीज के, जस्टिस की पूछ लेंगे, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होती है। तो वही अगर आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा हुआ है तो एनसीईआरटी हाँ देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा काम का नहीं मिलेगा, फैक्ट्स बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि पहले पूछ चुके थे कि ऑपोजिशन पार्टी 1967 में जो आई, या पहली ऑपोजिशन पार्टी भारत की कौन थी, तो इस तरीके के सवाल आपको एनसीईआरटी में दिए गए थे, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। अदरवाइज प्राइमरी सोर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक के फॉर्म में लक्ष्मीकांत ही रहने वाला है, ठीक है। और ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मेंस में बहुत कुछ बदल जाता है, मेंस में लक्ष्मीकांत से तैयारी नहीं होती है, उसके लिए अलग सोर्सेज चाहिए आपको, उसके लिए अलग पढ़ाई चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही मैं आपको यहाँ पर सजेशंस दे रहा हूं। इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में भी बहुत सारे बच्चे 11th 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है वो फॉलो करते हैं, अदरवाइज ऊपर वाले जो बुकलेट्स मैंने बताए थे वो सारे के सारे करते ही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजॉरिटी पोर्शन यानी 95% 90% ऑलरेडी उन बुकलेट्स में कवर है स्टैंडर्ड बुक्स में, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी क्या फॉलो कर रहे हैं, ये वाला एरिया फॉलो कर रहे हैं स्टैंड बुक्स वाला, तो इसलिए जो है सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो जो आप फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पर आप टिक मारोगे कितना रिवीजन हो गया है। ये 5 रिवीजन का इसलिए बनाया है कि एटलीस्ट 5 करने से क्या होगा कि आप बहुत सर्टेन हो जाओगे कि नंबर तो आएगा ही आएगा यार, सब कुछ तो पढ़ लिया है, कहां से बच के जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट ट्रैक तो कर लो कि कितना क्या पढ़ा है आपने, तो कोशिश करो कि इसको इस हिसाब से ट्रैक कर लो। करंट अफेयर्स में ये वो सेक्शन है जो मैंने अपनी मैगजीन के लिए बना रखे हैं, ठीक है। ये मेरी मैगजीन के सारे इंडेक्स हैं, टॉपिक्स हैं, सितंबर की रिलीज कर दी है, बाकी अब इन फ्रीक्वेंसी लगातार रिलीज होती चली जाएंगी विद लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। तो सारे के सारे लेक्चर्स आपको करंट अफेयर्स के अपने चैनल पे जिद्दी विद्यार्थी इसी चैनल पे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इस पे सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ में ये ऑर्डर रहेगा, तो इसमें जो जो चीजें आप जैसे कवर कर लो, मंथ वाइज मैंने यहाँ पर देखिए दे दिया है, मंथ वाइज भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जैसे लास्ट मोमेंट पे कंपाइलेशन पढ़ते हैं, कंपाइलेशन पढ़ते हैं कब से कब तक का होता है, जनरली कोई बोलता है जून से लेकर दिसंबर तक का, तो अगर जून से लेकर दिसंबर तक का किसी ने इकोनॉमी वाला पोर्शन किसी एक मैगजीन में पढ़ लिया है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप इकोनॉमी वाले पे ये चेक मार्क लगा सकते हो ना। तो इस तरीके से आप यूज करो चीजों को कि आपने अगर मंथ वाइज पढ़ा है तो भी ट्रैक कर सकते हो, एक साथ पूरा कंपाइलेशन पढ़ा है तो जिस टाइम पीरियड का पढ़ा है वो भी कर सकते हो। बाकी ये वो इंडेक्स वही है जो मैं अपने में दे रहा हूं, तो वही मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, ताकि इससे मुझे क्लैरिटी रहती है कि भाई जो चीजें मैं दे रहा हूं वो बच्चों तक भी सारी चीजें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। बाकी आप इस तरीके से ट्रैक करिए अपनी तैयारी को, काफी बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज मैंने नंबर्स लिख रखे हैं, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट पेपर्स, आप इनमें से कोई ना कोई कोचिंग का डेफिनेटली लगा रहे होगे प्रीलिम्स का, ठीक है। या तो कोई विजन लगा रहा होगा, फोरम, इनसाइट्स, नेक्स्ट आईएएस, बाजीराम, ओनली आईएएस, दृष्टि, और मैंने अभी तक कुछ भी लॉन्च नहीं किया है क्योंकि आई एम वर्किंग अलोन राइट नाउ। तो अभी ये जितने टेस्ट पेपर्स हैं, तो ये अगर आप लगा रहे हो तो इसमें कम से कम एक ट्रैक रख सकते हो। इनका जो है मल्टीपल आता रहता है, प्रिपरेटरी फेज आता है, एडवांस फेज आता है, वो अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अदरवाइज जो जनरल नंबरिंग है
वो आपको 35 नंबर तक की दे दिया है। मान लीजिए टॉपिक टेस्ट पेपर 1 आपने लगा लिया है, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो, जिससे आप ट्रैक कर सको कि भाई शुरुआत के मैं या ये दो तीन एक ये फॉलो कर रहा हूँ, दो ये फॉलो कर रहा हूँ, तीसरा ये फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर ये विजन फोरम नेक्स्ट ऐसा कुछ फॉलो कर रहा हूँ, दो तीन टेस्ट पेपर्स लगा रहा हूँ अलग अलग कोचिंग के, क्योंकि मैंने बताया ना कि अलग अलग टेस्ट कोचिंग के लगाना पेपर, एक के मत लगाना। तो अगर अलग अलग के लगाओगे तो जिसका जो आप लगा लोगे टेस्ट पेपर उसको क्रॉस कर देना। इससे क्या होगा कि आप ट्रैक इजिली कर पाओगे कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है और किसको कितना रिवीजन देना है। भाई यहाँ पे रहेगा तो उसी हिसाब से रिवाइज करने में भी इजी रहेगा ना। भाई आपको एक रिवीजन आपने दे दिया टेस्ट पेपर का, अगेन इसको डबल क्रॉस कर दो। एक बार आपने लगाने का, दूसरा रिवीजन का, एक और क्रॉस कर दोगे, दो बार रिवाइज कर लिया है। तो वो सबके लिए लर्निंग अलग अलग होगी, क्योंकि किसी की स्पीड तेज होगी, किसी की कम होगी, लेकिन आप यूज इसको कर सकते हो मल्टीपल पर्पस के लिए। दिस इज अबाउट योर प्रीलिम्स मॉक टेस्ट पेपर्स। तो ये अलग अलग कोचिंग के मैंने दे रखे हैं, जिसका भी आप लगाने वाले हो उसको आप ट्रैक कर सकते हो, और इनमें से जिसका आप लगा रहे हो वो मेंशन नहीं है तो उसको लिख लेना है यहाँ पर। फिर ये नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग 1। ठीक है, ये नोट मेकिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, ये बहुत पहले के नोट्स हैं, बनाए हुए थे। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है प्रीलिम्स प्लस थोड़ा थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज खाली प्रीलिम्स का जो है वो भी मैंने आगे दिखाया हुआ है, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे टाइम फॉर इंडिया ड्राइव है, किसने लॉन्च किया था? स्वीडन ने लॉन्च किया था। किसके लिए? बायलेटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। तो मैंने देखिए टू द पॉइंट चीजें लिखी, कल को यही पेपर में आ जाता है। टाइम फॉर इंडिया ड्राइव which is seen recently in the news is in context of, ऐसा करके क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं। तब आपको लगता है यार ये क्या है, सुना तो था कहीं पे, याद नहीं आ रहा है। नोट्स प्रॉपर बने होंगे, मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं तो इजी रहेगा रिकॉल करने में। ठीक है, टाइम फॉर इंडिया ड्राइव स्वीडन ने किया था। किस लिए था? अबाउट नो वैक्सीनेशन और क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस। इंडियंस जब वहां पर जाएंगे तो उनके लिए क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये कंट्री स्पेसिफिक था, मैंने तब बनाया था, आप यूज कर सकते हो। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपना मैटर फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, बायलेटरल, अब इसके बारे में ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडिशनल किस लिए है? क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने थोड़ा सा लिख लिया था, लेकिन अभी प्रीलिम्स की आप हार्डकोर तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं मन है सीधे प्रीलिम्स की चीजें लिखो, क्योंकि ये स्वीडन सपोर्ट्स इंडिया फॉर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, इसमें सपोर्ट करता है इंडिया को, ये हमारे किसी काम का नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप निगेट कर सकते हो। स्वीडन इंडिया ट्रांसपोर्ट इनोवेशन सेफ्टी पार्टनरशिप, अब ये सिथिस पार्टनरशिप है। सिथिस पार्टनरशिप अगर ऑफिशियली ये टर्म यूज होता है तो सिथिस पार्टनरशिप के बारे में वो पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हो। ट्रेड हमारे बीच में कितना? $4.5 बिलियन का। मेंस की भी तैयारी हो गई, प्रीलिम्स की भी तैयारी हो गई। तो इस तरीके से जब हम रिवाइज करते हैं, लर्न करते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठता है। इसको और शॉर्ट करो, ये तो बहुत बड़ा लिखा है मैंने। टाइम फॉर इंडिया ड्राइव लिखने के बाद मैं खाली यहाँ पर स्वीडन लिखता, हो जाता। किस लिए लॉन्च किया है? बायलेटरल ट्रेड के लिए। इतना छोटा छोटा सा लिखता और इससे रिवाइज होता। वो एक्चुअली प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा बढ़ा के लिखा हुआ है मैंने। नॉर्डिक सस्टेनेबल सिटीज प्रोजेक्ट, ठीक है, ये स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम को हमारे सपोर्ट कर रहा है। तो पहली इंडिया नॉर्डिक समिट 2018 में हुई थी। नॉर्डिक में कौन कौन लोग आते हैं? अब ये नॉर्डिक वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ रहे हो आप? यहाँ पे नॉर्डिक कौन सी कंट्रीज हैं ये आप देखिए, तो स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि नॉर्डिक को कौन बिलोंग करता है, कल को एक्चुअली मतलब पूछ चुके हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं दोबारा से पूछना है आपको। इस तरीके से नोट्स बनाओ कि कुछ भी छूटे ना। फिर चाइना बिल्डिंग मिलिट्री बेस इन तजाकिस्तान में बना रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा है? चाइना बना रहा था, उस समय न्यूज में था। लोकेशन क्या है? गोर्नो बदख्शान रीजन में बना रहा है। ठीक है, जो कि एक प्रोविंस है ईस्टर्न तजाकिस्तान में। अब इसके लिए इंडिया का जानना भी तो जरूरी है ना, लेकिन इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? पामीर माउंटेन्स है यहाँ पर। तो पामीर माउंटेन्स मतलब, पामीर माउंटेन्स पहली चीज कहां पर है? ताजिकिस्तान में, यानी कि सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। पामीर माउंट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कई बार पेपर के टाइम पर याद नहीं आता है, तो छोटा छोटा सा लिख लेने से याद रहता है। फिर इंडियन बेस कहां पे? फरखोर एयरबेस है। कहां पे? सदर्न तजाकिस्तान। ये देखिए मैंने बना रखा है, कब? 1990s में बनाया था। तो ये इस तरीके से जब आप लिखते हो तो चीजें याद रहती हैं। फिर 130 किलोमीटर है फ्रॉम कैपिटल दुशानबे। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशानबे, इससे 130 किलोमीटर की दूर पे फरखोर एयरबेस है। दूसरा क्या है? गिस्सार मिलिट्री एरोड्रोम और आईनी एयरबेस। अब आईनी एयरबेस, आईनी करके कल को कोई लोकेशन पूछ लें ये लोग, फरखोर करके लोकेशन पूछ लें, तो फरखोर एयरबेस लिखे हो, लेकिन फरखोर एज ए लोकेशन कभी न्यूज में आ जाए और आपका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर है, तो आप फरखोर रिकॉल करके प्लेसेस न्यूज में सही टिक मार दोगे।
आइनी एयरबेस 10 किलोमीटर से वेस्ट ऑफ दुशानबे 2000 के टाइम पे बनाया गया था। यहाँ पे सुखोई 30 MKI है लोकेटेड हमारे, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल चीजें आप देखोगे। ताजिकिस्तान किसको किसको बॉर्डर करता है, चूंकि ताजिकिस्तान न्यूज में था, कल को बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में वो जान सकते हैं आपसे। फिर इसके बाद ऐसे ही ये और भी चीजें यहाँ पर मैंने देखिए बना रखी हैं, इससे आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा। ईस्ट एशिया समिट न्यूज में था, 16th वर्चुअल समिट हुई है क्योंकि पहले के नोट्स हैं आज से 3 साल पुराने, होस्टेड बाय ब्रुनेई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन हमारा थीम था उस समय। इंडिया का इंडो पैसिफिक को लेकर क्या थीम है, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव। जैसे कि मैंने बताया ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बनाया था कि जो भी न्यूज चल रही है उसको मैं मेंस में कैसे यूज कर सकूंगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें प्रिपेयर की थी, इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंशन दिख रहा है। हार्डकोर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो इतना भी नहीं होगा। फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, मैंने ईस्ट एशिया समिट के बारे में लिखा। अब डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन ये पूरा का पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी जरूरत नहीं है प्रीलिम्स में। इसके बाद मैं बात करूं ईस्ट एशिया समिट, ये है प्रीलिम्स आपका, कब बनाया 2005 में। कितनी कंट्रीज है इसमें, 10 एशिया आसियान है प्लस 8 और मेंबर, यानी कि टोटल 18 हो गई। तो 10 आसियान की हो गई, 8 अलग से। 8 अलग से कौन सी है, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड रशिया। तो ये सारे के सारे मैंने लिख लिए। अब ईस्ट एशिया समिट में कल को मेंबर कंट्रीज पूछ लेगा, वो 8 नाम दे देगा आपको और पूछ लेगा इनमें से कौन मेंबर है। और ये खाली यहां तक लोकेटेड नहीं है, आईआर में ऐसे बहुत सारे बॉडीज होते हैं, बहुत सारे समिट्स होते हैं जिसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे एंगोला। एंगोला ने अभी रिसेंटली ओपेक को छोड़ दिया है। ओपेक जो है आपका, ये न्यूज में था, अभी की न्यूज है, मतलब हार्डली दिसंबर की न्यूज है। तो ओपेक से एंगोला निकल गया है। तो ओपेक के मेंबर्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। एंगोला वाज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन था। तो ओपेक का मेंबर था, अभी इसने छोड़ दिया किसी वजह से। तो ये ओपेक देखिए हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर आसियान मैकेनिज्म का, ये आसियान मैकेनिज्म का एक पार्ट है ईस्ट एशिया समिट। तो इतना हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लिख लिया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट का कुछ न्यूज चल रहा था, सिकाडा स्पीशीज न्यूज में था। सिकाडा स्पीशीज के बारे में लगातार ये लोग पूछते रहते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पर। सिकाडा इंसेक्ट्स न्यू स्पीशीज फाउंड इन नागा हिल्स, नागालैंड में मिली है। अब ये जो है सिकाडा क्रेमिस्टिका रिभोए, लोकली इसको क्या बोला जाता है, नियांग तसेर। ये कन्फाइंड है कौन से एरिया में, नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है कल को क्वेश्चन आ जाए। ये न्यूज में था, स्पीशीज नोंगखाइलम में पाई जाती है। नोंगखाइलम पूछ लेंगे मैच द फॉलोइंग में, और मेघालय में लोकेटेड है। इसलिए इस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया जाता है व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स। क्रिस्प एम टूल है, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल। ये जो है किस लिए है, मनरेगा स्कीम से जुड़ा हुआ है। अब क्रिस्प एम वैसे तो देखिए साइंस का नाम लग रहा है, तो अगर हेल्थ से जुड़ा हुआ इसमें कुछ भी पूछ लिया जाए तो बच्चे को एक बार लगेगा, अगर नहीं पढ़ा है यार हो तो सकता है। एक्चुअली हकीकत क्या है, मनरेगा से जुड़ी हुई चीज के बारे में ये, ठीक है। तो इसलिए लिखना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद आगे बात करते हैं, भुवन युक्त धारा यहाँ पर दिया है, एक पोर्टल है जो न्यू मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया था। कुनमिंग डिक्लेरेशन है, किस चीज से जुड़ा था यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इस चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें लगातार पता होना चाहिए कि किस चीज से क्या जुड़ा हुआ है। ये कुनमिंग डिक्लेरेशन मेरे को नोट बनाता है यूएनसीबीडी लिखता मैं यहाँ पर, इसके साथ में लिखता कितनी कंट्रीज है, 100 कंट्रीज हो गई, डैश मार देता। और कब हुआ था, 2021 में दिया गया था। कब कौन से सीओपी में था, 15th सीओपी। मैं इस तरीके से नोट्स बनाता है इसको, ये बड़े मैंने बना रखे हैं ताकि समझा सकूं आप लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो मतलब उस टाइम पे भी ये वाले नोट्स बनाए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही, कि भाई क्लास में अगर मैं बिल्कुल भी शॉर्ट लिख दूंगा ना तो उनको बताऊंगा कैसे कि क्या क्या किया जाता है। तो इसलिए ये बड़ा वर्जन है, इसका बहुत छोटा वर्जन बनता है। तो 5 पन्ने में मान के चलिए 30 पन्ने के बराबर का कंटेंट आ जाता है, या 50 पन्ने के बराबर का कंटेंट आ जाता है। उस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है प्रीलिम्स के नोट्स को। फिर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चाइना बायोडाइवर्सिटी फंड, ये भी उस समय बनाया था उनको बताने के लिए। फ्लावर स्कॉर्पियन फिश न्यूज में था, कहां पे, वेस्ट बंगाल ओडिशा में मिला है। इसको कुछ और नाम से भी बोला जाता है। विजन प्लान 2021-31 तक के लिए, जूस के लिए किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये दिया है। अब ये सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में बनाई गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये तरीका होता है नोट्स बनाने का, ठीक है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहां से चल रहा है। फिर ये देखिए यहाँ पर क्या है, गांधीनगर डिक्लेरेशन, ये तो अभी भी आ सकता है आपके पेपर में, किससे जुड़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कब चुना गया था, यूएनईपी के सीओपी 13 में चुना गया था गांधीनगर डिक्लेरेशन। कन्वेंशन, एक ये बॉर्न कन्वेंशन है, क्या है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। इसमें अपेंडिक्स 1 में जिनको एक्सटिंक्शन है, थ्रेट है, वो आते हैं। अपेंडिक्स 2 में जो वो है जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है। तो इस तरीके से ये देखिए, सीई क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कौन कौन सी बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स,
नॉर्दर्न बार्ड आइबेस, व्हाइट बेलीड हेरॉन, बेस पोचर्ड, एंडेंजर्ड कौन सी, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। इस तरीके से बनाए जाते हैं नोट्स को, ठीक है। तो ये आपकी मेमोरी में रहता है क्योंकि मल्टीपल रिवीजन कर पाते हो। ऐसे सब लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कहीं से, तो वो रिवाइज नहीं कर पाते हो आप सेंटेंस के साथ में। छोटे नोट्स बनाइए अपने। ये वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट है, ठीक है। इसके बारे में यूनेस्को वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट IUCN ने दिया हुआ था, तो ये पढ़ने की जरूरत है वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट में। फिर इसके बाद और क्या है, 10 वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट है जहां पे फॉरेस्ट जो है जितना वो एमिट कर रहे हैं उससे कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कौन कौन से थे, रियो प्लेटेनो BR बायोस्फीयर रिजर्व होंडुरस में है। कल को यही मैच द फॉलोइंग को पूछ लेंगे, योसेमाइट नेशनल पार्क, वाटर टर्न ग्लेशियर इंटरनेशनल पीस पार्क कनाडा, बार्बर टर्न माउंट्स साउथ अफ्रीका। तो ये सारे के सारे रटने होते हैं, एक्चुअली रटने होते हैं भाई, इसी से नंबर आता है। ये मतलब लिख रखा है, ये प्रॉपरली ऐसे ही नोट्स बनाए थे किसी टाइम पर, तब जाके नंबर आता है। तो ये तरीके हैं, आप इसको अडॉप्ट करिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, देखिए मैप भी बना रखा है। गोसा नेशनल पार्क है, मोजाम्बिक में है। लेक उरेमा है यहाँ पर जो फीमेल एलिफेंट्स हैं, तो ये टस्कलस हैं, इनका पोचिंग हो रहा था, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। कल को पूछ सकते हैं आपसे, कोई बड़ी चीज नहीं। लेक उरेमा के बारे में पूछ सकते हैं, अगर नेशनल पार्क नहीं भी पूछे तो लेक उरेमा के बारे में प्रिपेयर कर लीजिए। मतलब ये इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। बहुत ईमानदारी से समझा रहा हूं। साबरमती रिवर हाईली पॉल्यूटेड नदी है डिस्पाइट एफर्ट्स, ये न्यूज में था इसलिए लिख लिया था यहाँ पर। इसका डिस्चार्ज कहां हो रहा है, बे ऑफ खंबाट में हो रहा है। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी, देखिए सबके नाम लिखे हैं वैसे ही, सीधी, धामनी, वाकल, हरनव, हतमती, खारी, वत्रक। इस तरीके से जब आप प्रिपेयर करते हो ना, तब आपकी दिमाग में लगातार चीजें बैठती हैं। तो होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलिए फिर इसी में आगे बढ़ते हैं, ये चीज आप समझ गए। दूसरा तरीका ये एकदम ही शॉर्ट, जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें कोई इंफॉर्मेशन एडिशन मिलती है तो लिख लीजिए। एज क्या है, एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी। एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी ये क्या है, एक मैट्रिक होता है मेजर करने के लिए साइक्लोन की कैपेसिटी को, उसका डिस्ट्रक्टिव पावर को, ठीक है। तो एज मैंने लिख लिया, ये लिख लिया। कल को पूछ ले, एज मैट्रिक इज यूज्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है, पूछ सकते हैं। फिर ये साइक्लोन्स देखिए कितने सारे मैंने लिख रखे हैं। साइक्लोन वायु गुजरात में आया, फानी उड़ीसा में, बुलबुल वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में, क्यारी हो गया, महा हो गया अरेबियन सी में, टाइफून हजीबिस आया था जापान में। इस तरीके से आप प्रिपेयर करते चले जाओगे तो सब कुछ दिमाग में बसा रहेगा आपके। फिर इसके बाद जो है ये देखिए और भी कुछ और पेपर में लगा रहा हूंगा। तो 4 कॉर्नर एग्रीमेंट है, जैसे ये ब्रू और रियांग पीपल के रिहैबिलिटेशन को लेकर है, ठीक है। तो ये 4 कॉर्नर एग्रीमेंट आया था, ये अभी भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। 4 कॉर्नर एग्रीमेंट इज सीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ऐसे करके 2-2 नंबर के जो सवाल होते हैं ना आपके, ये बड़े भारी पड़ जाते हैं कई बार। लेकिन अब जैसा पेपर आ रहा है 2023 में जैसा आया है, उसके हिसाब से अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में चाहिए। यू कैन नॉट टेक चांसेस हियर। तो वो सारी चीजों के लिए आप जितना कलम चलाओगे साइमल्टेनियसली पढ़ते टाइम, आप पढ़ रहे हो, जो आपको इंफॉर्मेशन लगी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो तुरंत, जो भूल सकते हो लिख लो तुरंत। आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बार बार पूछी जा रही है और मुझे याद भी रखनी चाहिए, उसको तुरंत ही नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये छोटी डायरी है मेरी, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये देखिए साइड में, ये छोटी डायरी में मैं लगातार लिखता रहता था पढ़ते टाइम। तो ये आपको भी मदद करेगा, इसको आप फॉलो करिए, ईमानदारी से करिए, ये आपको एक्चुअली रिजल्ट्स देगा, ठीक है। फिर ये वाओरानी ट्राइब एक थी, उस समय न्यूज में थी, मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया था, इक्वाडोर को बिलोंग करती है, लिख लिया। तो वो इतना डीपर लेवल पे नहीं चले जाएंगे कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है वाओरानी का, एग्जैक्टली वो कौन से टेरेन में रहती है या वो क्लाइमेटिक एरिया कौन, उतने पे नहीं जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट कंट्री भी होगा ना, तो आप खुद ही आइडिया लगा के सही टिक मार दोगे। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड यहाँ पे लोकेटेड, मैंने लिख लिया है। डिस्पाइट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 10 बार मैंने रटी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी लिख रखा है ताकि मिस ना हो। उसके साथ में प्रोजेक्ट गोदावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। फिर ये क्रिस्टो मैलोन स्क्वामी फिरम, ये न्यूज में था, क्यों, स्नेल है, एंडेंजर्ड है और इंडियन ओशियन के हाइड्रोथर्मल वेंट में मिलता है, ये उस समय न्यूज में आया था, इसलिए नाम लिख लिया था। फर्स्ट एवर ऑटर रिजर्व उस समय खोला गया था, कहां पे, कर्नाटका में, द तुंगभद्र ऑटर रिजर्व सेंटर, ठीक है। तो ये उस समय द तुंगभद्रा वाले रीजन में कर्नाटका में खोला गया था, तो ये मैंने नाम लिख लिया था, क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल एनवायरनमेंट से आते हैं। गिलहारा बाडिया जोगीज, ये वहां के ट्राइब्स हैं जो कि ऑटर को हंट करती हैं। तो ये ट्राइब्स के नाम कल को पेपर में आ जाते हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आप पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए। तो वो कहां से आते हैं, कई बार ऑटर रिजर्व पे सीधे नहीं पूछेंगे, तो ये न्यूज में था, तो आपसे ट्राइब्स के बारे में पूछ लेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप सारी चीजें इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिए।
फिर इसके साथ में यूरेशियन ऑटर, नियर थ्रेटेंड, स्मूथ कोटेड ऑटर, वल्नरेबल, दूसरा भी वल्नरेबल। फिर वाइल्ड बफालोज एंडेंजर्ड है, हुलॉक गिबॉन एंडेंजर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड वल्नरेबल। फिर टारंटुला एक तरीके का पिकॉक पैराशूट स्पाइडर है, ये यानी मकड़ी है टारंटुला, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये अभी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब इस साल भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड टारंटुला है आपका। ये कहाँ है? एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स में, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलती है। तो ये देखिए ये कितने छोटे में ये इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है। इसी पे जब सवाल बन जाता है तो कई बार आप सॉल्व कर पाते हो, कई बार नहीं कर पाते हो। ईमानदारी से मेहनत करके मल्टीपल रिवीजन कर लोगे लिख के तो डेफिनेटली याद रहेगा और सीधे टिक मारोगे, तब जाके वो 150 मार्क्स जो आउट ऑफ 200 प्रीलिम्स में आते हैं तब आएंगे। ठीक है, ऐसे सोचिए आपकी 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 एग्जैक्टली सही हो रहे हैं तो उसमें कुछ गलत भी तो हुए होंगे ना। तो मतलब सही कितने हुए हैं? अराउंड 80 के अराउंड, फिर जाके बाकी गलत हुए हैं, तब जाके वो निगेट होके 75 का राउंड फिगर आ रहा है। तो वो नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मेहनत करो, तैयारी कर ही रहे हो, पेपर निकल जाएगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम में कंट्री को सर्व करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीकों से आगे बढ़ते चले जाइए, और उसी में ये मेरा एक प्रयास है कि एटलीस्ट मेरी जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचा सकूं यहाँ पर। तो ये कहानी इसकी है। फिर इकोनॉमी में उस समय करंट अफेयर जैसे बना था, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया आया था, ये अगेन आपके लिए अभी भी करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक वही पिक किए हैं जो इस साल भी आप प्रिपेयर करके जाओगे तो कोई हार्म नहीं है उसमें, तो सुन लो इसको भी। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया किसके लिए है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको दिया था, किस लिए दिया था? जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनके लिए था कि फिट हैं प्रॉपर हैं तो वो क्राइटेरिया एक मीट करेंगे तो ही उनको डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा। तो इसके तहत ये जो है आप इस तरीके से जब नोट्स बनाओगे, मेरी हम्बल अपील है आपका पेपर निकलेगा अगर आप ईमानदारी से इस दिशा में काम करोगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल है। आर गांधी कमेटी एक आई थी, डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और माधव राव जी की कमेटी एक, तो ये कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी हुई थी। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था उस समय, तो उसको लिख लिया था। फिर ये बेसल अकॉर्ड जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने दिए थे। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, ये हाँ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया था। क्यों दिया था? कार्गो को रिलीज करने में कितना टाइम लगता है। अब कल को नेशनल टाइम रिलीज स्टडी पे एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दे वो, या पूछ ले किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो भाई पता होगा तो ही तो टिक मारोगे ना। जैसे कि अभी कल ही मैंने जो इकोनॉमी का पहला लेक्चर लिया है, पार्ट 1 उसका लिया है, लेक्चर 3 है। इकोनॉमी में मैंने कई तरीके के जो बाइनेंस है, हुआओई है, फिर क्रकेन है, तो इस तरीके के क्या है क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, ये 3 टर्म्स दे देंगे वो आपको, और आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उस लेक्चर में डिलीवर किया है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार, ये दो नंबर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। लिख लोगे तो लॉन्ग टाइम में मेमोरी में रहेगा, नहीं लिखोगे भूल जाओगे, वहां कंफ्यूज होगे, तो या तो सही टिक तुक्के से मारोगे या गलत हो जाएगा, पेनल मार्क्स लगेंगे, पेनाल्टी लगेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? ओवरऑल स्कोर नीचे जाएगा आपका। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस पे फोकस रखिए। फिर लास्ट पेयर्स इंडेक्स है, ये जनरल प्राइसेस जो इकोनॉमी में होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको मेजर करता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कौन देता है? ये 5 साल के लिए हर 5 साल पे देते हैं, एनएसएसओ देता है, हेल्प्स इन जनरेटिंग ये एमपीसी। ठीक है, तो ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है आपका, ये ओवरऑल आपकी मदद किस तरीके से करता है वो सारी चीजें देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये तरीके से लर्न करोगे तो दिमाग में लॉन्ग टाइम में चीजें बैठी रहेंगी और पेपर निकालने में मदद मिलेगी। फिर फाइनली ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। इस बार के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मेंटरशिप में रहे हैं, कभी टच में रहे हैं, उनको मैंने जो हेल्प मेरे से बन पड़ी मैंने करी अपनी मेंटरशिप में, तो उनके ये टेस्टिमोनियल्स हैं और वो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, उनको सर्विसेज एलोकेट हुई हैं। तो इसमें से कुछ लोग आईपीएस हैं और आप ये पढ़ भी सकते हैं। तो कुछ के साथ इशू ये था कि जैसे कि उन्होंने मतलब 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, तो 4 अटेम्प्ट में क्या स्थिति रही? 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, 1 बार इंटरव्यू दिया और उसके बाद हिम्मत हार गए कि भाई अभी पेपर नहीं निकलेगा। तो फिर वो वापस से एक इंडिविजुअल को समझाना, एक एस्पायरेंट को समझाना कि भाई तुम्हारा 5 बार नहीं हुआ, तुम्हारा 4 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तुम्हारा 3 बार नहीं हुआ, डिस्पाइट एवरी अटेम्प्ट इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। कोई एक अटेम्प्ट दूसरे से जुड़ा नहीं है कि आप एक बार प्रीलिम्स नहीं निकाले हो तो दूसरी बार नहीं निकलेगा। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त एक है और वो उसी टाइम पे मिला था जब मैं एज ए टीचर कहीं पे पढ़ा रहा था और वो अपने डैफ को लेकर आया था मेरे पास और उसको मैंने डिस्कस किया था वहां पर। तो अभी हुआ क्या उस टाइम पर, उसके 5 प्रीलिम्स नहीं निकले थे।
लिटरली 5 प्रीलिम्स नहीं निकले थे, छठा अटेम्प्ट था, आखिरी अटेम्प्ट था, उसने दिया और जो रैंक पाई उससे अभी वो इंडियन फॉरेन सर्विस में है। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग सर्व कर रहे हैं। तो आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की मैं बहुत तारीफ करता हूँ उस बंदे की, क्योंकि उसने मतलब 5 प्रीलिम्स नहीं हुआ है और फाइनली फॉरेन सर्विस में अभी सर्व कर रहा है, ऑलरेडी पोस्टेड है। तो वो चीजें क्या है कि आप लगातार लर्न करते रहते हो ना, तो आप हर एक अटेम्प्ट को इंडिविजुअल लो कि भाई पिछली बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। अब की मेहनत अब से नए तरीके से करेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और जो गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो है आप अगर लगता है आपका आप तैयारी छोड़ सकते हो तो कहीं ना कहीं सही मेंटर की जरूरत होती है। तो यू शुड ऑलवेज गेट इन टच विद योर टीचर्स। आप जहां पे भी रह रहे हो, जिनके टच में हो, उन टीचर्स से मिलते रहिए, जिससे कि आपकी लर्निंग्स ना सिर्फ लगातार बढ़ती रहे बल्कि आपका मनोबल भी सुदृढ़ रहे हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरा ये है कि जैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, वो डिस्कस करते हैं आपसे, आप उनके डाउट्स को रिजॉल्व कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप में एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि आप उनकी हेल्प कर पाए। और कल को जब वो वाकई में कंट्री को सर्व करने के लिए आगे जाते हैं तो वो मेरे लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, उनका भी करियर कहीं ना कहीं सिक्योर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर मैं जिनको कंट्रीब्यूट कर पाया जिनकी तैयारी में, और वो भी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और फर्दर या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके वापस से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर वापस से एकेडमी जा चुके हैं और वहां पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। फिर यहाँ पर ये इंडियन ऑर्डिनरी अकाउंट सर्विसेज, अब ये जो है इनकी बैंक में जॉब चल रही थी, ठीक है, लेकिन उसके साथ में इन्होंने प्रिपेयर किया, कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट्स लिखे, 2-3 इंटरव्यू भी दिए, लेकिन चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन लास्ट के 2 इंटरव्यू में हम और आप जो है लगातार टच में रहे थे, हम लोग पहले से एक्चुअली दोस्त थे। और उसके बाद फिर जो है इसने एक्चुअली अपनी कॉपीज, पर्सनैलिटी टेस्ट में जो भी इश्यूज इनको इंटरव्यू में लग रहे थे वो सारे 1 by 1 डिस्कशन करना स्टार्ट किया। जब इन्होंने आंसर्स भेजे तो दिन में जॉब चल रही है, रात में आंसर्स लिख रही हैं, टाइम नहीं होता था इनके पास, तो डेफिनेटली वहां पर मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कॉपीज चेक करके बताता था, जो इश्यूज होते थे वो ब्रीफ करता था। तो इससे क्या हुआ कि ओवरऑल फाइनली शी इज सर्विंग राइट ना। तो सही दिशा पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स की तैयारी में एटलीस्ट मेरे एंड से ये आपको सपोर्ट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है ये आप देखिए इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, इनका फाइनली रिजर्व लिस्ट में हुआ। ये ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विस में सर्व कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन अभी फिर से रैंक को इंप्रूव करने के लिए ये मेरे टच में है और मेहनत कर रहे हैं लगातार। इनका इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल था, उससे बात नहीं बन रही थी, ठीक है। इन्होंने बहुत मतलब इंटरव्यू दिया कई बार, लेकिन फिर भी मार्क्स इतना नहीं आ रहा था ऑप्शनल में कि वो फाइनली आगे बढ़ सके। तो कई बार कंसल्टेशन की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करिए और कॉन्टिन्यूसली सीखते रहिए। फिर फाइनली ये एक प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर 2024 अटेम्प्ट। व्हेनेवर यू आर इन डाउट यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। ये मेरा नंबर है, यहाँ पर ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। अगर टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना है इस पे आप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेट मैं डेली बेसिस पे देता हूं बच्चों को तो यहाँ पर दे पाऊंगा और आप भी उससे रूबरू हो पाएंगे। बाकी ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और मैक्सिमम एस्पायरेंट्स तक आप इसको शेयर करिए। इससे ना सिर्फ उनको एक आइडिया मिलेगा कि प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करना है, बल्कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करने के काबिल बन पाऊंगा। और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहो यार, और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एज आई ऑलवेज यूज्ड टू से इन माय क्लासेस। तो हमेशा स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो यार, क्योंकि मतलब मेहनत का कोई सानी नहीं है, तो जितना पढ़ो उतना कम है। इसी के साथ इजाजत लेता हूं आपसे। जय हिंद।